हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे माइक्रो सर्विसेज बेसिकली। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा यूज़र सिस्टम है लॉगिन और रजिस्टर का, उसको हम लोग बनाएंगे। और वो हम लोग का जो आर्किटेक्चर ही फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो गाइस, यहाँ से माइक्रो सर्विसेज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना और आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सारी चीज़ें जो भी हम लोग को इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब मेरे को आपको एक मतलब या तो मैं कम्युनिटी में पोल डाल दूंगा, या तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आपको JWT टोकन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू में ही चाहिए या एंड में चाहिए, क्योंकि जब हम लोग JWT टोकन इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम लोग उसके हिसाब से चीज़ें फॉलो करेंगे। तो अगर आपको शुरू में चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि बस शुरू में आपको थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी होने लगेंगी, हार्ड होने लगेंगी, ऐसा हो जाएगा बस थोड़ी सी चीज़ें। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएँगे। अगर आपको चाहिए शुरू में तो मैं शुरू में भी पढ़ा सकता हूँ, और बहुत ही इतना सिंपल वे में पढ़ाऊँगा कि कोई उतना सिंपल वे में कोई नहीं पढ़ाया होगा। और आप पूरा यूट्यूब छान मारो, आप कहीं भी छान मारो, आपको माइक्रो सर्विसेज़ में JWT टोकन वेरिफ़िकेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है? उसके लिए हम लोग गेटवे गेटवे का यूज़ करते हैं। मैं आपको वो सारी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा और बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा। तो बस मुझे आप इसका जवाब दे देना कि आपको अगर शुरू में चाहिए तो मैं शुरू में बता सकता हूँ, अगर आपको बाद में चाहिए तो मैं बाद में भी बता सकता हूँ। मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो तो इसके लिए मैं पोल भी डाल दूँगा कम्युनिटी में। ठीक है? और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, जिससे मतलब मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से बनाऊँगा। ठीक है? तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज़ में डिफ़रेंस क्या होता है। काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा न्यू चीज़ है ये, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो, 2 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, मोनोलिथिक, ठीक है? मोनोलिथिक। वैसे हमारा देखो जो एचएमएस है, वो बेसिकली ये है, हम लोग का एचएमएस हो गया। अब इसको हम लोग 2 टाइप से बना सकते हैं। जो पहला टाइप हो गया, वो क्या हो गया हम लोग का? मोनोलिथिक। ठीक है? लिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? माइक्रो सर्विसेज़। बस इन दोनों में नाम से ही आपको पता चल जाएगा। मोनो मतलब हो गया कि सिंगल, और माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल स्मॉल। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो मोनोलिथिक क्या होता है कि ये जो एचएमएस है वो एक प्रॉपर एक पूरा एक पैकेज में आ रहा है। ठीक है, हमारे पास मतलब सिर्फ एचएमएस के ही अंदर हम लोग के जैसे मान लो कि ये सारी चीज़ों का कंसिस्ट करता है सिंगल सर्विस। ठीक है, किसका? यूजर का लॉगिन, यूजर लॉगिन रजिस्टर। ठीक है, लॉगिन रजिस्टर, फिर प्रोफाइल्स, ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, और पेशेंट्स। ठीक है, सारी चीज़ों को ये सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के अंदर हैंडल करते हैं, और एक ही डेटाबेस में इसका सारा डेटा सेव होता है। ठीक है, सबसे और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है हम लोग की? माइक्रो सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे कि बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स ने ही पहले सबसे पहले माइक्रो सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज में क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग का यूज़र लॉगिन और रजिस्टर है, ये एक अलग सर्विस के थ्रू हैंडल होगा। सर्विस के थ्रू का मतलब है कि इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर जैसे कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन इसके लिए बनाएंगे अलग से, सिर्फ यूज़र के लॉगिन और रजिस्टर को हैंडल करने के लिए। प्रोफाइल के लिए अलग रहेगा, पेशेंट्स के लिए अलग रहेगा, अपॉइंटमेंट्स के लिए अलग से हम लोग का माइक्रो सर्विस रहेगी। ठीक है? तो इस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब स्केलेबल होता है ये। ठीक है? इसमें हम लोग लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है जैसे कि मेरे एक पर्टिकुलर जैसे कि मान लो कि मैंने अमेज़न बना रखा है। ठीक है? जैसे अमेज़न एप्लीकेशन है। अब उसमें क्या होता है कि जब सेल आती है, जैसे कि बिग बिलियन डे सेल हो गई फ्लिपकार्ट पे, या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो गई अमेज़न पे। तो उस टाइम क्या होता है कि जो सेल्स होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम हम लोग को जो जैसे कि अमेज़न बेसिकली जो पर्सपेक्टिव है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे अमेज़न क्या करता होगा उस टाइम, जो अपने जो उसका पर्टिकुलर एमएस है, जो पेमेंट के लिए हो गया, और ऑर्डर्स के लिए हो गया, और बेसिकली आइटम्स शो करने के लिए हो गया है, जो माइक्रो सर्विसेज हैं उसकी, उसको स्केल करता है, मतलब और ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल करने के हिसाब से बनाता है। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन को स्केल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हम लोग पैरेलल स्केलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होगी। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है कि सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ स्केल कर सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को स्केल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे को सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर को स्केल करना है कि वो ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल कर पाए, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये माइक्रो सर्विसेज़ के केस में पॉसिबल है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। और माइक्रो सर्विसेज़ के अंदर जैसे कि मान लो कि हम लोग की एमएस बनती है। एमएस का मतलब माइक्रो सर्विस बेसिकली। तो उसमें मान लो कि यूज़र का जो यूज़र एमएस होगी, यूज़र एमएस बेसिकली लॉगिन और रजिस्टर।
लॉग इन रजिस्टर फॉरगेट पासवर्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। लॉग इन रजिस्टर, ठीक है, ये एक अलग से एमएस बन जाएगी, ये एप्लीकेशन हो जाएगा अलग से। फिर इसके बाद दूसरी एमएस हो सकती है जैसे कि अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। तीसरी एमएस हो जाएगी मान लो कि प्रोफाइल की, प्रोफाइल मतलब कि डॉक्टर है, एडमिन है, तो उनकी अलग अलग प्रोफाइल रहेगी इसमें। तो एडमिन, डॉक्टर, ठीक है, और पेशेंट, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग का फार्मेसी हो जाएगा, ठीक है, फार्मेसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग का। तो मेनली देखो जैसे कि 4 में एप्लीकेशन डिवाइड हो गया, ये सारी एमएस अलग-अलग रहेंगी, माइक्रो सर्विसेज़ मतलब हम लोग का सारी चीज़ें अलग-अलग रहेंगी। तो ये है माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग मतलब काफ़ी सारी चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग का लोड बैलेंसिंग होता है, इसमें हम लोग को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं बेसिकली। हम लोग जैसे कि मान लो अब अपॉइंटमेंट्स की बात आई, जैसे मान लो कि हॉस्पिटल 4 दिन से बंद था, अब पता है कि अब आने वाले दिन या अ, आने वाले टाइम में हम लोग का जो मतलब अपॉइंटमेंट्स वाला है, क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आएंगी, तो मान लो हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं। फिर फार्मेसी का भी हो गया, जैसे मान लो कि दवाओं की सेल बढ़ने वाली है, सब कुछ पता चल जाता है बेसिकली जब आप हैंडल करते हो, तो उस टाइम हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा हैंडल कर सके। बेसिकली अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है नहीं वैसे तो। जैसे मान लो एम्स है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सिर्फ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो अभी हम लोग जो बनाने वाले हैं वो ये बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो आर्किटेक्चर रहने वाला है कुछ ऐसे ही रहने वाला है। हम लोग का सबसे पहले जो यूजर लॉगिन रजिस्टर रहेगा, बेसिकली यूजर एमएस, वो हम लोग का डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स का डिफरेंट रहेगा, एडमिन, डॉक्टर और पेशेंट का डिफरेंट रहेगा, और लास्ट में फार्मेसी का भी डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यूजर लॉगिन और रजिस्टर का बनाएंगे, और इसी में हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी का भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। और आपको जैसे कि फेन क्लाइंट हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, लोड बैलेंसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें कैशिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपको इस माइक्रो सर्विसेज के प्रोजेक्ट में मिलेंगी, जो कि आप अगर यूडेमी पे खरीदने जाओगे, आपको अगर कोई 10,000 या 20,000 से कम में आपको ये सारी चीज़ें सिखा दे, तो आप बेशक जाओ। और आपको मैं यहाँ पे फ्री फ्री में सिखा रहा हूँ बिल्कुल ही। तो अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, आप प्रॉपर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर सीख जाओगे, जो कि आजकल कंपनियां डिमांड करती हैं कि आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए, कि कैसे हम लोग किसी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं है। लेकिन अब आजकल आप जानते हो सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स होने लगे हैं। बेसिकली उसके जो सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वही माइक्रो सर्विसेज़ में लगते हैं। तो अगर आप माइक्रो सर्विसेज़ को भी सीख लेते हो, तो आपका कम कम से कम आपका सिस्टम डिज़ाइन का जो है 30 टू 40% आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो लो लेवल डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, हाई लेवल डिज़ाइन भी आपका 30% के अराउंड कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है गाइस। अगर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में या लोगों को पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आप प्रॉपर्ली सीख जाओगे माइक्रो सर्विसेज़। और इस वीडियो में मैं आपको अलग-अलग चीज़ें बताऊँगा। आप अगर आप पूरा यूट्यूब खोज दो, आप पूरा इंटरनेट खोज दो, अगर आपको माइक्रो सर्विसेज़ में कहीं पर भी अगर किसी ने इम्प्लीमेंट करके दिया हो आपको ये, कि जेडब्ल्यूटी टोकन वेरिफिकेशन माइक्रो सर्विसेज़ में कैसे होता है। जैसे मान लो कि अभी मेरे ये तीनों माइक्रो सर्विसेज़ अलग रहेंगी, तो अब मैं अगर लॉगिन करूँगा, तो मैं लॉगिन सिर्फ़ इसी से करूँगा। लेकिन जब वेरिफिकेशन करने की बात होगी, ऑथेंटिकेशन की, मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ यहाँ से फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ, तो उस टाइम मैं कैसे वेरीफ़ाई करूँगा? ठीक है, उस टाइम वेरीफ़ाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेटवे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बड़े-बड़े कोर्सेज़ जो होंगे 10-20 हज़ार रुपए के कोर्सेज़, उसमें सिर्फ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। तो गाइज़ बने रहो वीडियो में, और आपको बहुत ही सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बस एक सब्सक्राइब माँग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं माँग रहा हूँ, ठीक है गाइज़? तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज़र लॉगिन रजिस्टर बनाएँगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चला जाता हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में। आप भी आ सकते हो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में, नॉर्मली सर्च कर सकते हो start.spring.io, ठीक है? और यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा प्रोजेक्ट, ग्रेडल नहीं यूज़ करूँगा, मैं मेवन यूज़ करूँगा। दूसरा लैंग्वेज जो रहेगी जावा, ठीक है? और स्प्रिंग बूट का वर्ज़न 3.4.1 यूज़ करूँगा, ठीक है? जो डिफ़ॉल्ट यहाँ सेलेक्टेड है, स्नैपशॉट नहीं यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का देखो मेटा डेटा है। तो इसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये बेसिकली ग्रुप ग्रुप सेलेक्ट करना है हमें। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो भी हम लोग का जैसे वेबसाइट है, जैसे कि मान लो कि मेरा फेसबुक है, लेट्स सी फेसबुक है, तो facebook.com होता है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, सॉरी, इसको लिखते हैं हम लोग कॉम डॉट फेसबुक, फिर उसके बाद जो उसकी एमएस का नाम हुआ, तो जैसे कि मेरा ये क्या है, कॉम डॉट फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक। अब इसके बाद आर्टिफैक्ट का नाम क्या हो जाए, फेसबुक सॉरी नहीं, एचएमएस है, तो इसको मैं लिख दूंगा एचएमएस। और
आर्टिफैक्ट क्या हो गया बेसिकली, जो मैं इसका सर्विस बना रहा हूँ। तो बेसिकली नॉर्मल मोनेलिथिक एप्लीकेशन में तो हम लोग सीधे नाम लिखते हैं, एचएमएस फिर से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे को जैसे कि यूजर लॉगिन रजिस्टर का बनाना है, तो मैं इसका नाम दे दूंगा यूजर एमएस, ठीक है। तो इसका नाम दे दूंगा मैं यूजर एमएस, ठीक है, ये दे दूंगा नाम इसका। ओके, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा यूजर ऐसे, और यहाँ से ये यूजर एमएस को हटा दूंगा ऐसे, ठीक है। प्रोजेक्ट की जगह दिस इज यूजर एमएस फॉर एचएमएस, ऐसे करके लिख दूंगा। एचएमएस का मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एमएस का मतलब हो गया माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ, एमएस का मतलब हो गया माइक्रो सर्विसेज, और बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, मैं पागल हूँ शायद, लेकिन ठीक है। अभी अब मैं आपको सारी डिपेंडेंसीज ऐड करना बताता हूँ। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आप सीधे यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी पे चले जाओ, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे ऐड कर सकते हैं, आप वैसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, ठीक है। इजीली मिल जाती है सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मेरे को लॉम्बॉक यूज़ करना है, तो लॉम्बॉक सर्च कर सकते हो, तो लॉम्बॉक को मैं यहाँ से ही ऐड कर दूंगा, ठीक है। लॉम्बॉक अगर आपको मतलब इंस्टॉल करना है, तो बेसिकली इसको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले, कि अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कर लो, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो इसकी डिपेंडेंसी भी। तो आप नॉर्मली यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं लॉम्बॉक इंस्टॉल करने के, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। मैं वापस से वही चीज़ें सिखाकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ किसी का। आप नॉर्मली यूट्यूब पर जाओ और आप उस पर सर्च कर लो लॉम्बॉक, हाउ टू इंस्टॉल लॉम्बॉक इन फॉर माइक्रो सर्विसेज और मीन्स स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो उसमें आपको बता देंगे सब कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं दोबारा से नहीं बताने जाऊँगा। इसके बाद हम लोग को वैलिडेशंस का भी देखना है, ठीक है। वैलिडेशंस के लिए तो वीन वैलिडेशन फॉर हाइबरनेट वैलिडेटर विद हाइबरनेट वैलिडेटर, तो ये वाला हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है, डिपेंडेंसी। इसके बाद हम लोग का आता है सबसे पहले तो डेव टूल्स, ठीक है। डेव टूल्स क्या होता है बेसिकली, जब भी मैं कोई रेस्ट एपीआई, मतलब मैं जब भी अपने बैकएंड में चेंज करूँ, तो वो विदाउट वापस से रीस्टार्ट ना करना पड़े उसको मेरे को, ठीक है। बेसिकली इसके लिए होता है कि जैसे ही मैं इस पे चेंज करूँ और सेव करूँ, ऑटोमेटिक ही अपने आप रीस्टार्ट हो जाए वो। और मतलब देखो, प्रोवाइड्स फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट, लाइव रीलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो लाइव रीलोड बेसिकली प्रोवाइड करता है, तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है डेवटूल्स का। और बेसिकली डेवटूल्स खाली हमें मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ करना पड़ता है इतना, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप डिप्लॉयमेंट करना है तो डेवटूल की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग का सबसे मेन चीज़ आती है रेस्ट के लिए, ठीक है। रेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, बिल्ड बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हम लोग का रेस्टफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है, मतलब हम लोग को एपीआईज बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं स्प्रिंग वेब का, ठीक है। ये वाली जो डिपेंडेंसी है, इसका यूज़ हम लोग एपीआईज बनाने के लिए करते हैं। अभी इसके बाद आगे हम लोग की माई सीक्वल का, ठीक है, माई सीक्वल। तो ये देखो माई सीक्वल का जेडीबीसी ड्राइवर है, और मैं अगर इसका एक्सप्लोर करके देखूँ तो इसका नाम क्या आता है वो भी देख लेता हूँ मैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया माई सीक्वल कनेक्टर, तो यही वाला हमें चाहिए था। बाकी सारी चीज़ें तो हैं हमें, ठीक है। और और देख लेते हैं, ठीक है। अभी इतना हो गया। इसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटी। हम लोग सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि हम लोग की पासवर्ड हैशिंग हो गई, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में ही इम्प्लीमेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गई। और हम लोग का हो गया डेटा जेपीए, मतलब क्रड रिपॉजिटरी बेसिकली। तो मैं इसके लिए डेटा जेपीए का यूज़ करूंगा, तो परसिस्ट डेटा इन सीक्वल स्टोर्स विद जावा परसिस्टेंस एपीआई, तो उसी का नाम होता है जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई, ठीक है। इसके बाद हमें और कुछ नहीं यूज़ करना है, डेव टूल्स हो गया, लॉम्बॉक हो गया, सारी चीज़ें हम लोग की होगी, वैलिडेशन और स्टार्टर सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो अभी मैं अगर स्टार्टर भी ऐड करने जाऊँ, स्टार्टर तो वैसे अपने आप आता है, तो उसमें कोई ऐड करने की नीड नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग का सारी चीज़ें हो गई। 17th वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ जावा का, और पैकेजिंग भी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज आप लोग ऐड कर लेना शुरू में ही, क्योंकि बार बार हमें आना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग टाइम वेस्ट करें अपना सारी चीज़ों में। इसका मैं इसको क्या करता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। जनरेट करते ही क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फोल्डर लोकेशन खोल लेता हूँ। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा कहाँ पर, इसके लिए मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करूँगा मैं ये बैकएंड वाले फ़ोल्डर में, ठीक है? एचएमएस का बैकएंड है, यहाँ पे इस वाले फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है? तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे यूज़र एमएस आ गया, और ये पहले का हम लोगों ने सेटअप कर रखा था बैकएंड, तो उसको मैं अभी क्या करूँगा, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं इस यूज़र एमएस को क्या करूँगा, यहाँ से ओपन कर लूँगा, ओपन विथ कोड कर लूँगा, ठीक है?
तो ये देख सकते हो हम लोग का यूज़र एमएस यहाँ पर आ गया है और इसमें सारी डिपेंडेंसीज भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या करना है, देखो सारी चीज़ें हम लोग का आ रही है स्टैटिक, ये रिसोर्सेज में आ रहा है, स्टैटिक है, टेम्पलेट्स है, यहाँ पे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ है। तो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि सारी वैलिड जो भी हम लोग की डिपेंडेंसीज है वो आगे देखो, स्प्रिंग डेटा जेपीए है, सिक्योरिटी स्टार्टर वैलिडेटर वैलिडेशन है, स्टार्टर वेब है, डेव टूल्स है, माई सीक्वल का कनेक्टर है, लॉम्बॉक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसके बाद अभी हम लोग को देखो क्या करना है। अब हम लोग फटाफट से अपना स्ट्रक्चर जो है अपने एप्लीकेशन का वो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। अब न्यू फाइल नहीं बनाऊंगा, मतलब न्यू फोल्डर बनाऊंगा। मैं बेसिकली पैकेज बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं अब। तो पैकेज में आपको सारे नाम बता देता हूँ, आप भी फटाफट से बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो जो है थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से बना लेते हैं। तो ठीक है गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बना ली हैं यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें फटाफट से हम लोग सबसे पहले एंटिटी बनाएंगे कि यूज़र एंटिटी एक्चुअली होनी कैसी चाहिए, ठीक है। तो उस यूज़र एंटिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहली चीज़ कर सकते हैं यूज़र बनाएंगे यूज़र डॉट जावा, ठीक है। अब यूज़र डॉट जावा कैसी होनी चाहिए हम लोग की, उसके लिए हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, क्लास बना ली हम लोगों ने। अब इसके ऊपर मैं लॉम्बॉक की एनोटेशन लगाऊंगा। अगर आपके पास लॉम्बॉक नहीं है तो आप नॉर्मली गेटर सेटर का यूज़ कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ से भी आप नॉर्मली क्लिक करके जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, जैसे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, ठीक है। आईडी हो गई, ओके। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हो गया दूसरी चीज़ हम लोग की नेम। नेम अगर हम लोग यहाँ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे तो मर्जी के ऊपर है वो, ठीक है। तो नेम मैंने लिख लिया। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, हम लोग का आता है ईमेल। तो ईमेल भी मैंने कर लिया। और इसके बाद हो गया पासवर्ड। ये तीन चीज़ें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हम लोग का रोल। बेसिकली हम लोग का रोल क्या है, तो ये भी सारी चीज़ें देखो अपने आप ऑटोमेटिकली को पायलट सजेस्ट कर रहा है। तो शायद अभी तो को पायलट फ्री है सबके लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस उसकी आदत मत डालना, क्योंकि उसके बाद कुछ महीने बाद ये फ्री नहीं रहेगा। तो आपको उसके लिए बाद में पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी मर्जी है तो आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग को पांच चीज़ें बेसिकली यहाँ पे रखनी है अभी इनिशियली। मे बी ये बाद में बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है, कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन अभी इनिशियली हम लोग को पांच रखनी है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें, पहली बात तो इसकी आईडी, दूसरा इसका नेम, तीसरा यूज़र का ईमेल, चौथा क्या होना चाहिए, पासवर्ड, और लास्ट क्या होगा हम लोग का रोल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, एनोटेशंस लगानी है। कौन कौन सी एनोटेशंस लगानी है, सबसे पहले तो हम लोग डेटा लगाएंगे। डेटा का मतलब ये होता है कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखो आप अभी होवर करोगे ना, मतलब पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है कि ये सेटर गेटर और मतलब नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर के लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। गेटर सेटर ये बना देता है हमारे लिए, ठीक है। और टू स्ट्रिंग मेथड और हैश कोड मेथड भी इंप्लीमेंट कर देता है ऑलरेडी। इसके बाद अभी मेरे को क्या करना है, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर इंपोर्ट करना है और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी इंपोर्ट करना है, तो वो भी इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और एनोटेशन लगानी होगी। उसका नाम है एंटिटी, ठीक है। एंटिटी लगा दी मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे को आईडी एनोटेशन लगानी होगी सबसे पहले तो, जकार्ता परसिस्टेंट की, ठीक है। तो आप याद रख लेना ये चीज़। और कहीं कहीं स्प्रिंग डॉट आईओ की भी लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, इसके बाद हम लोग को एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी जिसमें हम लोग इसकी जो आईडी है ऑटो जनरेट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, जनरेटेड, ठीक है। ये भी देखो जकार्ता का है, इसको भी उसी का एनोटेशन लगाएंगे, जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। जनरेटेड वैल्यू, ये जनरेटेड यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जनरेटेड वैल्यू कैसे होनी चाहिए हम लोग की, जनरेट होनी चाहिए इसकी वैल्यू। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी का नाम रहता है जनरेशन टाइप, और उसमें लिख देते हैं हम लोग आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी बेसिकली आईडी के लिए होती है, ऑटो होती है, फिर कस्टम। उसमें आपकी बहुत सारे तरीके आते हैं, तो आप कुछ भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन आइडेंटिटी बेसिकली ज़्यादा फॉलो किया जाता है आईडी के लिए। बस ये एक एक करके इंक्रीज करता जाएगा, बस यही चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। और भी बहुत सारी आइडेंटिटी इसके जनरेशन के स्ट्रेटजी होती है, आप देख सकते हो आप, ठीक है। उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं सारी। तो ईमेल के लिए हमें क्या लिखना है, ईमेल के लिए लिखना है हमें कॉलम, ठीक है। कॉलम लिखना है,
और ये क्योंकि ये हमेशा यूनिक रहेगा तो यूनिक इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग तो इसमें कॉलम का नेम वोम सब हम लोग अलग से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको एंटिटी का अलग से नेम देना होगा तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली नेम दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें। अभी इसके बाद मेरे को क्या करना है, जब ये एंटिटी बना लिया मैंने, मैं इसको डीबी से भी कनेक्शन जोड़ना होगा मेरे को, तो वो डीबी से भी कनेक्शन अभी जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी मैं काम करूँगा, इसका एक डीटीओ भी बना लूँगा, डीटीओ मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो उसके लिए भी मैं क्या लिखूँगा, यूज़र डीटीओ लिखूँगा, ठीक है, डीटीओ डॉट जावा, और ये अपने आप बन जाएगा। और इसमें भी सेम मैं यहाँ से ही कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं जानता हूँ काफ़ी स्लो हो रहा होगा, जिन लोगों को आता होगा उनके लिए काफ़ी स्लो है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे, कि मतलब उनको एक एक चीज़ बताई जाए, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है शुरू में। ऐसे ही हाल मेरा भी था, धीरे धीरे करके हम लोगों ने मतलब सीख लिया जो भी है। तो इसमें से एंटिटी हटा दूंगा सबसे पहले, तो मैं एंटिटी नहीं चाहिए मेरे को ये, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐड हो गया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे टू डी टी और टू एंटिटी दोनों मेथड्स बना लूँगा। कैसे, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पब्लिक, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र डी टी ओ, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा टू एंटिटी, टू डी टी ओ सॉरी, टू डी टी ओ मेथड है, और ये इनपुट में क्या लेगा, कुछ नहीं लेगा, ठीक है। और रिटर्न क्या करूँगा, न्यू यूज़र डी टी ओ, और उसमें क्या लिखूँगा, दिस डॉट आई डी, दिस डॉट नेम, दिस डॉट ईमेल, दिस डॉट पासवर्ड, दिस डॉट रोल, ऐसे करके लिख दिया मैंने। और इसी को एग्जैक्टली कॉपी करूंगा मैं कहाँ पे, यहाँ पर। और यूज़र डी टी ओ की जगह क्या लिख दूंगा, यूज़र, ठीक है। टू डी टी ओ की जगह क्या लिख दूंगा, टू एंटिटी। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, मैंने इसको यूज़र कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग के पास टू एंटिटी टू डी टी ओ मेथड है। बेसिकली बस ये कन्वर्जन के लिए है, कि यूज़र से यूज़र डी टी ओ में कन्वर्जन और यूज़र डी टी ओ से यूज़र में कन्वर्जन, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, इन दोनों का अलग अलग फ़ायदा होता है। बेसिकली यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हो आप यूज़र डी टी ओ में, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही जगह करना सही नहीं रहता है। जैसे ये क्या होता है, ये हमारे डेटा जो हम लोग का टेबल होती है उसकी कॉपी होता है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर होता है, एंटिटी टेबल, ठीक है। और जो डी टी ओ होता है, ये बेसिकली हम लोग का एपीआई कॉल्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें वैलिडेशंस होती हैं, ठीक है, रेस्ट एपीआई के लिए। जब भी हम लोग का ऑब्जेक्ट आए तो हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट है हैंडल करेंगे, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन मैंने इसको लास्ट अपने प्रोजेक्ट में बता रखा है अच्छे से। अगर मेरे को यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ कोई इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है हम लोग को यूज़ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड में वैलिडेशन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को बैक एंड में भी वैलिडेशन करना पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो या किसी चीज़ में, तो उस टाइम आपको ये सारी वैलिडेशंस करने होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का ये स्प्रिंग का ये आ गया। इसके बाद हम लोग रिपॉजिटरी एक एक्सेप्शन क्लास भी बना लेते हैं। एक्सेप्शन क्लास क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, एच एम एस यूज़र एक्सेप्शन, या एच एम एस एक्सेप्शन ही लिख देते हैं सीधे, एच एम एस एक्सेप्शन, ठीक है, डॉट जावा। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंड करेंगे एक्सेप्शन से, ठीक है। मतलब ये एक्सेप्शन क्लास का वो है, ओके। और सेम चीज़ यहाँ पे क्या कर देंगे ऐसे। तो जब भी हम लोग का ये डिफ़ॉल्ट वो है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन हैंडल मतलब कंस्ट्रक्टर है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसके पेरेंट को कॉल कर देंगे इस केस से, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या है, इसके बाद हम लोग का रिपॉजिटरी है, ठीक है। अब रिपॉजिटरी में हम लोग को क्या बनाना है, यूज़र रिपॉजिटरी बनाएंगे बेसिकली, यूज़र रिपॉजिटरी, ठीक है, यूज़र रिपॉजिटरी डॉट जावा। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको जो क्लास की जगह ये क्या होगा, इंटरफेस होगा बेसिकली, ठीक है। इंटरफेस कर देंगे।
और ये किसको एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड्स CRUD रिपोजिटरी, ठीक है, CRUD रिपोजिटरी। और CRUD रिपोजिटरी के अंदर हम लोग दो टाइप देते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ये यूजर का टाइप मतलब किसकी रिपोजिटरी है बेसिकली, तो हम लोग का ये यूजर का जो नाम होता है यहाँ पे टेबल का नाम, वो देना होता है और उसकी आईडी देनी होती है सेकंड उसमें टाइप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें यूजर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लॉन्ग, क्योंकि जो आईडी का टाइप है वो क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का क्या होगी, एंटिटी हो गई, मतलब रिपोजिटरी हो गई, ठीक है। इसमें आप रिपोजिटरी करके वो लगा सकते हो, ठीक है। आप रिपोजिटरी करके भी मतलब लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिपोजिटरी जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ऑलरेडी लग जाता है, ठीक है, वो अपना। तो आप जब भी करोगे तो मतलब ऑटोमेटिक ही वो कर लेगा, लेकिन इसकी कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है, रिपोजिटरी लगाने की। इसके बाद हम लोग की क्या बनेगी, सर्विस बनेगी, ठीक है, बेसिकली। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर सर्विस डॉट जावा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, हमारा इंटरफेस होगा, ठीक है। अब हम लोग इंटरफेस इसलिए इसको बना रहे हैं, हम लोग डेटा मतलब एब्स्ट्रक्शन के लिए बेसिकली, इसलिए हम लोग इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन नॉर्मल सा उप्स कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो इसके अंदर अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग मेथड डिफाइन कर सकते हैं, और ये हम लोग जो यूजर इंटरफेस है उसको एक्सटेंड करते हुए हम उसका इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे, जो कि हम लोग का नॉर्मल क्या होता है, यूजर सर्विस IMPL, ठीक है, डॉट जावा। और सेम एग्जैक्टली यही पैटर्न जो है, यही सारी चीजें जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी फॉलो करती हैं, ठीक है। तो जिस जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसके लिए भी मतलब मैं सारी चीज़ें ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। और नॉर्मली ऐसे ही करते ही हैं हम लोग सारी चीज़ें, तो इम्प्लीमेंट्स करते हैं हम लोग। इम्प्लीमेंट्स में क्या लिखूंगा मैं, यूजर सर्विस, मतलब ये वाली सर्विस को इम्प्लीमेंट करता है। तो कभी भी कोई इस वाले सर्विस के मेथड्स को देखेगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं जान पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमारी जो एब्स्ट्रक्शन होता है इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग, कि हम लोग ने सारा इम्प्लीमेंटेशन क्या किया है, हाइड कर रखा है। और आपको इसमें मतलब यूजर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी सर्विस की, ठीक है। आप इसका सर्विस का नाम भी दे सकते हो अगर डिफरेंट है तो, ठीक है। जैसे कि आप इसका सर्विस का नाम अलग से दे सकते हो, तो अभी मैं कुछ नहीं देने जाऊंगा, यूजर सर्विस का ही है, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे नाम भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूजर सर्विस, ठीक है, ऐसे करके। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ एक ही इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो इस सर्विस को वैसे बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन, आप एक सर्विस की दो दो तीन तीन इम्प्लीमेंटेशन भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये एक्सेप्शन भी हो गया, यूटिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का जो है API भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक काम करना है जो कि हम लोग का सिक्योरिटी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, API बना लूंगा। तो यूज़र API या कंट्रोलर आप जो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यूज़र API डॉट जावा लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली तीन एनोटेशन लगा सकते हैं। एक तो रेस्ट कंट्रोलर, ये क्या मार्क करता है कि ये हम लोग का जो है बेसिकली यहाँ पे सारी रेस्ट कॉल्स यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे हैंडल होगी, ठीक है। इसके बाद होती है दूसरी एनोटेशन, जो कि होता है रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। तो उसके लिए भी एट द रेट लगाऊंगा मैं, रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। और रिक्वेस्ट मैपिंग में क्या करूंगा मैं, यूजर दे दूंगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग का, क्योंकि ये क्या है, यूजर है में से, ओके। और अभी के लिए एक और एनोटेशन आप लगा सकते हो, अगर आप हम क्या यूज करें, DTO वैलिडेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो आप लगा सकते हो यहाँ पे वैलिडेटेड, ठीक है। तो ये तीनों एनोटेशन हो गई। और अभी के लिए मैं क्रॉस ओरिजिन का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं अभी सारी ओरिजिन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रखूँगा इसको, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि मैं वो ओरिजिन को जो है वो कर दूँ एकदम, बंद कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग ऐसे रखेंगे, लेकिन बाद में हम लोग इस सारी चीज़ों को हटाकर क्रॉस ओरिजिन की जगह हम लोग सिर्फ जो हमारा फ्रंट एंड है वहीं से रिक्वेस्ट लेंगे। तो क्रॉस ओरिजिन, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अभी इसमें मेरे को ऑटो वायरिंग और सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसके सर्वर के पोर्ट और सारी चीज़ों को क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को वो कर लूँगा। कैसे, मतलब सारी चीज़ें हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा एप्लीकेशन का नाम जो है वो क्या है, यूज़र MS, तो वो हम लोग को कुछ नहीं चेंज करना है। अब यहाँ पर हम लोग देखो, हम लोग की मल्टीपल सर्विसेज बनने वाली हैं। इससे पहले क्या होता था कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट हो गया, जैसे कि 8080 उसी पे चलता था आपका स्प्रिंग बूट। लेकिन अभी आपको क्या करना होगा, आपको काफ़ी सारे मतलब पोर्ट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसका पोर्ट डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट लिख सकता हूँ,
मान लो कि मैं अभी शुरू करता हूँ इसको, कुछ किसी से भी शुरू कर सकता हूँ मैं, 8000 9000 कुछ भी लिख सकता हूँ अभी के लिए। पर मैं अभी बेसिकली जैसे कि हम लोग का 8080 होता है, तो मैं 808 जीरो से शुरू करूंगा इसका नाम। और अगर अगली एमएस होगी तो उसका 8081 लिखूंगा, 8082 लिखूंगा, ऐसे करके लिखते चलूंगा। ठीक है, तो इसका पोर्ट हो गया 808, 8080। ठीक है, तो ये पोर्ट हो गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग को पोर्ट देना पड़ेगा। अगर नहीं दूंगा इसको कोई दिक्कत नहीं है, 8080 बाई डिफॉल्ट लेगा, लेकिन नेक्स्ट वाले का जो है मेरे को पोर्ट देना पड़ेगा। वो भी क्या देना पड़ेगा, डिफरेंट पोर्ट देना पड़ेगा, सेम पोर्ट नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि एक पोर्ट पे सिर्फ एक सर्विस ही रन कर सकती है आपकी। अगर दूसरी सर्विस रन करानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पोर्ट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग को स्प्रिंग का डेटा सोर्स यूआरएल देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हो आप, स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल। देखो लोकल होस्ट हो गया, और इसके लिए अपने आप नाम आ गया यूजर डीबी। अब ये यूजर डीबी कहाँ से आएगा? ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अब इसके लिए अगर आपके पास माई सिक्वल वर्क बेंच है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, माई सिक्वल वर्क बेंच आपके पास होना चाहिए। तो आप माई सिक्वल वर्क बेंच इंस्टॉल कर लेना। अगर आप एस एस एम एस यूज़ करते हो तो वो भी अच्छी बात है, आप उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैं माई सिक्वल वर्क बेंच आया, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इस वाले पोर्ट पे सीधे ओपन कर लूँगा लोकल होस्ट। तो मैंने ये माई सिक्वल वर्क बेंच खोल लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्कीमास देखो यहाँ पे आके आपका ये स्क्रीन आ रहा होगा कुछ, तो आप स्कीमा कहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये स्कीमा हटा दो यहाँ से। ठीक है, सारे चीज़ों को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लोज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आ रहा है, तो मेरे को न्यू स्कीमा क्या करना है जो नाम से वहाँ पे अपने आप आया था ऑटोमेटिकली यूजर डीबी, वही बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसको, तो मैं ऐसे ही अप्लाई कर देता हूँ, डिफॉल्ट कैर सेट डिफॉल्ट कलेक्शन। ठीक है, क्रिएट स्कीमा कर दूंगा यूजर डीबी। तो देखो ये क्रिएट हो गई, यहाँ पे हम लोग का यूजर डीबी क्रिएट हो गया है। ठीक है, और इसमें मेरे को टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेबल क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बस डीबी बनानी थी यहाँ पे, तो डीबी बना ली हम लोगों ने, यूजर डीबी लेना है हम लोग को। और इसके बाद स्प्रिंग डेटा सोर्स का यूआरएल और पासवर्ड यूज करना है। ठीक है, डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, जो कि नॉर्मली रूट है मेरा। ठीक है, पासवर्ड भी बहुत लोगों का सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी 2 3 दिन से, तो इसलिए भी वीडियो, ये वाली जो वीडियो है लेट हो गई है। और मेरे थोड़ा सा गले में दिक्कत है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड लिखना है, मार्शल, जो हम लोग का डेटा सोर्स का पासवर्ड है बेसिकली। मेरे वाले का पासवर्ड ये है, डेटा सोर्स वाले का। ठीक है, मतलब जब भी आप सीक्वल बनाते हैं, सीक्वल सर्वर, तो उसका आप पासवर्ड को सेट करते हैं, तो उसका यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है। ठीक है, नॉर्मली रूट रूट होता है बेसिकली। अगर आपको अ, नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपको साथ साथ में मैं एआई यूज़ करना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एआई की भी मास्टर क्लास है, ये टोटल फुल पैकेज है सारी चीज़ों का। ठीक है, तो इसके बाद अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक और एनोटेशन, एक और हम लोग को प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, स्प्रिंग डेटा। ठीक है, स्प्रिंग जेपीए, सॉरी नॉट डेटा, डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डीडीएल ऑटो। इसको अपडेट कर दे, इसके लिए अपडेट लिख देना। और सो सीक्वल का मतलब है कि जब भी हम लोग का कोई क्वेरी क्वेरी यहाँ पर चलेगी इसमें, तो वो यहाँ पे सीक्वल क्वेरी यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, कि क्या क्वेरी चली है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा डिबग करने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सो सीक्वल को ऑन रखूंगा, बाद में जब हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे तो स्टेटस को आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये हम लोग लॉगिंग के पर्पज से ही रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का ये सारी तीनों सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग का क्या है कि हम लोग का भी यूज़र एपीआई जो है, यूज़र एक्सेप्शन, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग के पास है। अभी मैं क्या करूँगा कि जो यूज़र सर्विस है, इसमें अभी मैं क्या करूँगा, मेथड्स बनाऊंगा। सबसे पहले क्या क्या कि रजिस्टर यूज़र करके बना लूँगा। तो सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा पब्लिक, जिसका नाम दे दूंगा मैं वर्ड रिटर्न करेगा, क्या करेगा वो, रजिस्टर यूज़र। ठीक है, रजिस्टर यूज़र करेगा, और वो इनपुट में क्या लेगा, यूज़र डीटीओ लेगा। ठीक है, यूज़र डीटीओ और यूज़र डीटीओ। और ये इंटरफेस है, तो इसमें मेरे को मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी है। ठीक है, और लॉगिन यूज़र में मैं यूज़र डीटीओ को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और थर्ड चीज़ आई हम लोग की क्या कहते हैं, गेट बाय यूज़र आईडी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतनी चीज़ें करेंगे, अपडेट यूज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना हम लोग को। और इसमें मैं वॉइड रखूंगा,
ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो जितने भी हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं यहाँ पे, उन सारे मेथड्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट्स अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ओके, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन और बेसिकली स्प्रिंग बोर्ड। तो यहाँ पे मैं एक रिपॉजिटरी को ऑटो वायर भी कर दूंगा। ठीक है, तो एट द रेट ऑटो वायर लिख दूंगा मैं। ऑटो वायर किसको करूंगा मैं यहाँ पे, प्राइवेट यूजर रिपॉजिटरी। ठीक है, तो देखो अपने आप आ रहा है। तो ये चैट जीपीटी नहीं, को पायलट का फायदा है। ठीक है, को पायलट इंटीग्रेटेड है इसमें, तो इस वजह से ये इसका बेनिफिट है। तो इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं। अब रजिस्टर यूजर में हमें क्या करना होगा। ठीक है, अभी मेरा एक तो सबसे मेन चीज़ हम लोग का क्या है, एक तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, तो मैं अभी के लिए देखो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपको VS कोड में ये स्प्रिंग बोर्ड, अगर आपको VS कोड में अगर आपको ये यूज़ करना है ना, स्प्रिंग बूट बेसिकली माइक्रो सर्विसेज या स्प्रिंग बूट, तो इसमें आपका STS आता है एक टूल, स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड करके। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और आप नॉर्मली इसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं जाता हूँ मेन रन करने। जैसे ही रन करने जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। लेकिन अभी देखना, आपको कुछ ना कुछ इशू पक्का देगा ये, क्योंकि हम लोगों ने अभी स्प्रिंग का जो हम लोग का वो होता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे HRMS जो है रनिंग हो गया है। अब मुझे समझ में आया कि वो इशू क्यों नहीं आया। एक्चुअली वो इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कॉल नहीं किया है कुछ भी। जब हम लोग कॉल करेंगे तो वो उसको आने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का देखना, एक ये देखो यहाँ पे यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, ये सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट हुआ है। तो ठीक है, ये देखो जनरेटेड पासवर्ड इज फॉर डेवलपमेंट यूज ओनली। ठीक है, तो ये जब है हम लोग को क्या करना है, ये डेवलपमेंट यूज के लिए है बस। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखोगे, अगर अभी मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे एक टेबल आ जाएगी, यूजर टेबल। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गई। और देख सकते हो यहाँ पे बिगिंट है, ये वेरकर वेरकर वेरकर, और ये भी वेरकर है। ठीक है, पर मुझे इसको वेरकर नहीं करना था एक्चुअली। तो मैं इसको वेरकर से हटा के सबसे पहली चीज़ तो क्या करूँगा, इसका रोल की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, रोल्स कर दूंगा। इसको एक रोल्स करके बनाऊंगा, और इसको DTO में बना रहा हूँ मैं। और इसमें रोल्स में हम लोग क्या बनाएंगे, इनम बनाएंगे बेसिकली इसको। इनम के अंदर हम लोग का क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़ रहेगी एक नॉर्मल पेशेंट। ठीक है, तो इसमें कैपिटल लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हो गया हम लोग का डॉक्टर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा एडमिन। तो यही हम लोग के तीन रोल्स हैं इसमें। ठीक है, तो यही सारे तीनों रोल्स को हम लोग को क्या करना है, यूज़ करना है इसमें। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रोल की जगह रोल्स कर दूंगा ऐसे। ओके, और यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अगर मैं वापस से इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके DTO में भी डाल दूंगा। ये एक मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। मेरे ध्यान से उतर गया था ये चीज़, लेकिन ठीक है, अभी हम लोगों ने कर लिया ये। इनम बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्स्टेंट्स के क्या होता है वो, कांस्टेंट का ही वो एक डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करूंगा, तो देख सकते हो यहाँ पे टाइनी इंट आ गया। टाइनी इंट का मतलब क्या हो जाता है ये, कि अब ये सिर्फ 0 1 या 2 3 में ऐसे ऐसे करके सेव होगा। तो इसमें इंडेक्सिंग हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 1, इसकी 2। लेकिन जब आप इसको फैच करोगे तो आपको पेशेंट, डॉक्टर और एडमिन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसके बाद मैं रजिस्टर यूज़र करता हूँ। लेकिन रजिस्टर यूज़र में भी क्या है, देखो अभी मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले तो जब भी मैं इसको सेव करने जाऊँगा, तो ये अपने आप, अगर इसकी आईडी नहीं है तो इसको नए एंटिटी की तरह ही सेव करेगा। तो मेरी अभी नॉर्मल सी बात है कि आईडी मेरे पास नहीं होगी, लेकिन मेरे को क्या करना है कि जो मेरा पासवर्ड है उसको मेरे को हैशिंग फॉर्मेट में इसमें सेव करना है। तो उस हैश फॉर्मेट में सेव करने के लिए मेरे को क्या करना है, कि जो सबसे मेन चीज़ आती है हम लोग की ऑटो वायरिंग में। अब जब मैं ऑटो वायर करूंगा किसको, ऑटो वायर करना है मेरे को किसको, सॉरी, पासवर्ड इनकोडर को। ठीक है, प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, पासवर्ड इनकोडर देख रहे हो आप। तो पासवर्ड इनकोडर को जैसे ही मैं मतलब यूज़ करूंगा, उसको सेव करता हूँ, तो देखना ये ऑटो वायर नहीं होगा, क्योंकि मेरे को इसकी डिफ़ॉल्ट, देखो यहाँ पे इसका इशू आने लगा ना। मैंने आपको बताया था कि ये इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया। देखो यहाँ पे बीन, इसकी बीन जो है, इसकी बीन का मेरे को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसकी बीन बनानी पड़ेगी सबसे पहले तो मेरे को। वो वाली बीन नहीं, सापो वाली बीन नहीं, मतलब नॉर्मल बीन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं एक यहाँ पे कॉन्फ़िग करके भी एक बना दूंगा। ठीक है, तो
सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, मैं इसमें कॉन्फ़िग करके भी बना लूँगा फ़ोल्डर। और इस कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग क्या बनाएँगे, हम लोग बनाएँगे बेसिकली जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? तो उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग रख सकते हैं, ठीक है? तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग बेसिकली ये हम लोग का जो स्प्रिंग सिक्योरिटी होती है उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है। क्या करता है कि सारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है, और इसकी बीन हम लोग को सबसे पहले, तो अगर मैं इसकी वो कहूँ तो इसको सबसे पहले मेरे को तो बीन बनानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मेरे को 2 एनोटेशंस लगानी पड़ेगी। क्या? सबसे पहले तो ये कि इसको बताना पड़ेगा मेरे को स्प्रिंग बूट को कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? तो ये वाली एनोटेशन आप देख लेना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हम लोग को यहाँ पे लगानी है। और दूसरी एनोटेशन क्या लगानी है? इनेबल वेब सिक्योरिटी, ठीक है? तो ये वाली एनोटेशन मैं लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी इंपोर्ट आप देख लेना। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक बीन बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं बीन बीन बनाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है? पासवर्ड इनकोडर, ठीक है? ये लिख लिया मैंने, और इसके बाद पासवर्ड इनकोडर ऐसे करके यहाँ पर ये बना दिया हमने, ठीक है? तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये वाला हम लोग को करना है, और इसको मैं क्या करूंगा, बीन से एनोटेट कर दूंगा, ठीक है? तो बीन से एनोटेट करने का हो जाएगा कि इसको पता चल जाएगा कि हम लोग का क्या है, बीन है, ठीक है? और अगर मैं अभी जाऊं, सेव करूं, जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप देखोगे नीचे कि ये हम लोग का नॉर्मली रन होने लगेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे वापस से रनिंग हो गया, अप टू रनिंग, ठीक है? तो मैं आपको एक एक चीज का मतलब बताऊंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि मैं हवा में उड़ा दूं कोई भी चीज। तो आपको सारी चीजों का मतलब पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे एक्चुअली वर्क करनी है चीजें। सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन बस आप लगे रहो साथ में, ठीक है? और आप मेरे को गिनकर आप 1 मंथ दे दो, आपको मैं माइक्रो सर्विसेज में बहुत ही अच्छा आप मतलब करने लगोगे, खुद से सारी चीजें बनाने लगोगे। मतलब इतना ईजी आपको लगने लगेगा ये सारी चीजें, ठीक है? तो इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, मेरे को रजिस्टर करना है बेसिकली। तो मैं रजिस्टर कैसे करूँगा, मान लो कि मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं जो मेरा यूज़र डी टी ओ है, इसको पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि चेक करने जाऊँगा। सबसे पहले क्या, किससे चेक करूँगा, सबसे पहले मैं ईमेल से चेक करूँगा। क्योंकि हमने देखो यहाँ पर एक जो ईमेल किया था, हम लोगों ने इंडेक्स यूनिक ट्रू किया था। लेकिन जब इसका इशू आएगा तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है? तो उस केस के लिए हम लोग को क्या करना है, उस केस के लिए मेरे को सबसे मेन चीज़ करनी होगी यहाँ पे, जो यूज़र रिपॉजिटरी है, इसमें आके मेरे को लिखना पड़ेगा पब्लिक। पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती वैसे इसमें तो, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ऑप्शनल, ठीक है? ऑप्शनल बनाऊंगा, और इसमें रिटर्न क्या करूंगा, मैं यूज़र को रिटर्न करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड बाई ईमेल, ठीक है? फाइंड बाई ईमेल मैं इसका डिफ़ॉल्ट जो इसका मेथड नेम से आता है ना, क्या बोलते हैं, मेथड नेम क्वेरी आती है, उससे यूज़ करूंगा जेपीए की। तो फाइंड बाई ईमेल का मतलब हो जाएगा कि ईमेल से फाइंड करेगा कोई भी सिंगल यूज़र को, ठीक है? और इसमें क्या दूंगा मैं, इसमें दे दूंगा मैं स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है? बेसिकली वही नाम दे दूंगा मैं ईमेल यहाँ पे, और इस ईमेल से फाइंड करेगा, और अगर मिलता है तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, अभी मेरे को यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए भी एक्सेप्शन हैंडलर लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब भी मेरे को रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है कि जब भी हम लोग का एपीआई हिट करती है, उसके बाद अगर मेरा कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको मतलब लॉग भी करेगा, ठीक है? लॉग करेगा, और उसमें मतलब जैसे नॉर्मल यहाँ से एक्सेप्शन रेज हुई, तो अब मेरे को इसका रिस्पॉन्स कैसे भेजना है, आप नॉर्मल रिस्पॉन्स ही भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी मेरे को रिस्पॉन्स भेजना है ऐसे कि नॉर्मल यहाँ पे जो एप्लीकेशन हो, वो मतलब ऑटोमेटिक हैंडल हो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा और वो कहीं पे भी कैच नहीं होगी, उसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग का एक्सेप्शन थ्रो हुई है, बैकएंड से कोई रिस्पॉन्स गया ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलर का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो एक्सेप्शन हैंडलर भी अभी यूज़ करना आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ये चेक करने जाऊँगा कि इस यूज़र आईडी से, मतलब इस यूज़र ईमेल से कोई है कि नहीं है प्रेज़ेंट, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो यूज़र रिपॉजिटरी है, उसका मेथड कॉल करूँगा, डॉट फाइंड बाय ईमेल, ठीक है? फाइंड बाय ईमेल करूँगा, और ईमेल में मैं क्या दे दूँगा, यूज़र डीटीओ डॉट ईमेल दे दूँगा, गेट ईमेल, ठीक है? अब डॉट इफ प्रेज़ेंट, तो ये ऐसे नहीं करना है मेरे को। अगर जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल सिंपल शब्दों में करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, मेरे को पता है।
तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शनल को इंपोर्ट कर लेता हूँ और ऑप्शन किसके टाइप का है, यूज़र टाइप का है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ ऑप्ट। ठीक है, तो ये दे दिया मैंने इसका नाम, और यूज़र को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, अब अगर मैं देखूंगा ऑप्ट, अब मैं कंडीशन लिखूंगा इफ ऑप्ट डॉट इज प्रेजेंट इसका एक मेथड होता है ऑप्शनल ऑब्जेक्ट का। उसका मतलब ये होता है कि अगर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होगा तो हमें क्या भेजना है, हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थ्रो न्यू, जो हम लोगों ने कस्टम एक्सेप्शन बना रखी है, एचएमएस एक्सेप्शन। अब इसका भी मतलब मैं बताऊंगा कि एक्सेप्शन क्यों बनाई है। अगर आपने मेरा पिछला कोर्स देखा होगा, जो कि जॉब पोर्टल का था, अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप प्लीज जाकर देखो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी स्प्रिंग बूट के बारे में, सारी चीजें आपको एक एक चीज बताई गई है उसमें। ठीक है, और बहुत ही मैंने बेसिक से सारी चीजें बताई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब स्प्रिंग बूट आपने, आपको लगेगा कि बहुत ही सारा टफ प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही एक एक चीज मैंने बताई, एक एक लाइन का मतलब बताया, जैसे मैं आपको यहाँ सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं एक्सेप्शन कौन सी थ्रो करूंगा, एचएमएस एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। ठीक है, एचएमएस एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैसेज क्या रहेगा मेरा, मैसेज मेरा रहेगा नॉर्मली कि यूजर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, यूजर एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये अब इसको मेथड को ऐसे लिखने का नाम मतलब क्यों है, क्या है सीन, तो मैं अभी यहाँ पे क्विक फिक्स में क्या करूंगा, थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करना है यहाँ पे, तो वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, बस ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है कि ये जो हमारी, मेरे को दोनों जगह देना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जो यहाँ पे मेथड का नेम होना चाहिए और जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है उसका भी सेम सेम होना चाहिए, सब कुछ नेम, और जो भी मतलब रिटर्न है और थ्रोज करता है तो सब कुछ। तो थ्रोज में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पे एक्सेप्शन दे सकते हो, यहाँ पे एचएमएस एक्सेप्शन लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटर है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो पूरे एप्लीकेशन में। ठीक है, सारी चीज़ें सही सही होनी चाहिए, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हम लोग जब इंडस्ट्री लेवल के कोड लिखते हैं, जब भी हम लोग किसी फ्रीलांसर मतलब एज अ फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, तो हम लोग को कैसे कोड लिखना चाहिए, कैसे कोड मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली हम लोग का, इसमें अभी हम लोग का दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं, जो मेरा यूज़र डीटीओ है, यूज़र डीटीओ डॉट सेट पासवर्ड, अब पासवर्ड को कैसे सेट करना है, मैंने जो यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर का यूज़ किया है, ठीक है, उसका यूज़ करके मैं पासवर्ड को इनकोड करूँगा, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड। ठीक है, इनकोड करूँगा क्या, जब इनकोड करने जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे देना है यूज़र डीटीओ डॉट गेट पासवर्ड। तो यहाँ से पासवर्ड लेके इसको इनकोड कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव यूज़र टू डीटीओ डॉट टू एंटिटी। ठीक है, बस इतना ही करना था मेरे को, यहाँ पे यूज़र सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे जब आगे थोड़ा सा, तो हम लोग और सारी चीज़ें भी चेक करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, और लॉगिन यूज़र के केस में हम लोग को क्या करना है, जब भी लॉगिन करने की बात आए तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या, अभी मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी चीज़, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे यूज़र डीटीओ ही रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन जब हम लोग JWT टोकन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, JWT ऑथेंटिकेशन का, तो उस टाइम हम लोग सिर्फ एक JWT टोकन ही भेजेंगे फ्रंट एंड में, जब भी हम लोग को यूज़र कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा, और उस JWT फ्रंट टोकन को हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें हम लोग उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन बस आप जो भी है, मैं अभी आज की जैसी मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं पोल भी डाल दूंगा एक कम्युनिटी में। ठीक है, कमेंट्स में नहीं होगा, आप कमेंट्स में, अगर आपको अगर कमेंट्स में लिखना है तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो, या तो आप कम्युनिटी में जाकर वहाँ पे आप पोल पे जो भी है वोट कर सकते हो। ठीक है, कि JWT टोकन जो है अभी अभी आपको अगर इसकी नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, या तो आपको JWT टोकन बाद में चाहिए लास्ट में। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करना है हम लोगों की, देखो सबसे पहले सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर dt यूजर रिपोजिटरी, ठीक है, डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी यूजर डीटीओ डॉट गेट आईडी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग को यूजर डीटीओ मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यूजर और यूजर में सेव करा सकता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, डॉट और एल्स थ्रो करूंगा ऐसे करके, और न्यू एचएमएस एक्सेप्शन, और इसमें लिख दूंगा मैं क्या क्या, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, यूजर नॉट फाउंड। अभी मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्या यूजर को ऐसे ही दिखाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम यूजर को ऐसे कभी दिखाएंगे नहीं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे भी थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करनी पड़ेगी, बस हम लोग को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ ये थ्रो कर सकता है एक्सेप्शन, तो तैयार रहो भाई। सीधी सीधी बात ये है, यहाँ पे थ्रोज HMS एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, और
इसके बाद क्या है, इसके बाद इफ यहाँ पे लिखना है देखो, इफ पासवर्ड इनकोडर डॉट मैचेस, तो यहाँ पर नॉट लिख दूंगा, नॉट करके मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन कर दूंगा, थ्रो न्यू एचएमएस एक्सेप्शन, ठीक है, एचएमएस एक्सेप्शन। और इसमें मैं क्या लिख दूंगा, क्या कहते हैं, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ऐसे करके लिख दूंगा। और इसके बाद पहली बात तो हम लोग का आईडी से नहीं आएगा, यूजर जब भी लॉगिन करने आएगा तो वो हम लोग का नॉर्मली किससे आएगा, ईमेल से आएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ईमेल करूंगा, फाइंड बाई ईमेल आईडी, ईमेल बेसिकली। और गेट आईडी की जगह क्या कर दूंगा, गेट ईमेल, ठीक है। अदरवाइज क्या है, यूजर नॉट फाउंड, अगर पासवर्ड भी मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स यहाँ पे शो कर देंगे। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बस रिटर्न कर देना है यूजर डॉट टू डी टी ओ, ठीक है, ऐसे करके रिटर्न कर देंगे देखिए। और रिटर्न करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर डॉट सेट पासवर्ड कर देंगे हम लोग किसके, नल कर देंगे, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो पासवर्ड है वो फ्रंट एंड में ना आ जाए, ठीक है। आप बेसिकली इसको नॉर्मली ये कर सकते हो कि आप जब भी यूजर से डीटीओ में कन्वर्जन कर रहे हो तो आप सेट ही मत करो उसको, लेकिन यहाँ पर इसको सेट करना पड़ेगा हमें, बाद में भी सेट करना पड़ेगा एक्चुअली, जब हम लोग सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे जेडब्ल्यू टोकन को। अभी के लिए मैंने इसको सेट नहीं किया है बस, ठीक है। तो गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न क्या कर सकते हैं, यूजर रिपोजिटरी फाइंड बाय आईडी डॉट और एल्स थ्रो, और एल्स थ्रो में क्या दे देंगे हम लोग, ऐसे करके दे देंगे। और यहाँ पे न्यू एचएमएस एक्सेप्शन क्या दे देंगे, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और अदरवाइज टू डीटीओ में करके कन्वर्ट कर वहाँ पे सेंड कर देंगे। इसमें भी क्विक फिक्स में थ्रोज डिक्लेरेशन लगानी पड़ेगी, जहाँ जहाँ हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं वहाँ वहाँ हमें थ्रोज डिक्लेरेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने थ्रोज डिक्लेरेशन लगा दी। और अभी के लिए मैं अपडेट यूजर नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली यूजर को अपडेट करने नहीं वाले हैं कभी भी, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में सिर्फ पासवर्ड अपडेट करने के लिए होगा, तो उसके लिए मैं अलग से पासवर्ड अपडेट का मेथड बनाऊंगा। अभी के लिए अपडेट यूजर ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी मैं क्या बनाऊंगा, एपीआईज बना लूंगा। एपीआईज बनाने के लिए मैं सबसे पहले किसको ऑटो वायर करूंगा, सर्विस क्लास को। सर्विस क्लास में हम लोग को क्या है, यूजर सर्विस को मेरे को क्या करना है, ऑटो वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको ऑटो वायर करने के बाद मेरे को अभी क्या करना है, सबसे पहले तो मैं पोस्ट मैपिंग यूज करूंगा किसकी, रजिस्टर के लिए, ठीक है। अभी पोस्ट मैपिंग में रजिस्टर के लिए यूज करूंगा। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग एक रिस्पॉन्स डीटीओ बना लेंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने अभी वो भी एक चीज़ नहीं बनाई है, आप स्ट्रिंग भी भेज सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ रिस्पॉन्स डीटीओ भेजना। बेसिकली एक हम लोग का पर्टिकुलर रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट जावा, ठीक है, रिस्पॉन्स डीटीओ। और इसके अंदर हम लोग का बस क्या होगा, स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग मैसेज होगा, ओके। और इसमें हम लोग सारी चीज़ें लिख देंगे, ऐसे जैसे डाटा लिख सकते हैं हम लोग, डेटा और लास्ट कंस्ट्रक्टर और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाते हैं मैपिंग में, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिक, और हम लोग भेजेंगे क्या रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी में इनक्लोज करने का मतलब ये होता है कि हम लोग उसके साथ रिस्पॉन्स कोड भी भेज सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। आप नॉर्मली भेज सकते हो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग को एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप उसके साथ जो रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड है वही भेज सकते हो। स्टेटस के कोड जैसे मतलब मान लो कि मेरी रिक्वेस्ट जो है फेल होगी तो मैं 500 भेज दूंगा, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। अनऑथराइज हो गई तो मैं 401 भेज दूंगा, 404 भेज दूंगा नॉट फाउंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को एक रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग को भेजना चाहिए, ठीक है। इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब भी आप प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखोगे, किसी इंडस्ट्री लेवल का कोड, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं अपने नॉर्मल से प्रोजेक्ट में भी सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। आप अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट करोगे, आपको बाद में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बहुत ही आराम से आप सीख जाओगे कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको यूजर डीटीओ इम्पोर्ट यहाँ पे लगा दूंगा मैं, और इसके बाद क्या लिखूंगा, रजिस्टर यूजर। और यहाँ पे नॉर्मली ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी हो गई, ठीक है। यूजर डिटेल तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। वैलिड वैलिड को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। और एचएमएस एक्सेप्शन, और यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, एचटीटीपी स्टेटस क्रिएट। तो ये देखो अभी क्या होगा, ये भाई मैंने किया क्या है भाई, ये ठीक है। यहाँ पे तो मेरे को यूजर डीटीओ भेजना ही नहीं था रिस्पॉन्स में,
यहाँ पे मैं भेजूंगा रिस्पॉन्स डीटीओ, सॉरी, ठीक है, रिस्पॉन्स डीटीओ भेजना था। और यहाँ पे यूज़र डीटीओ को हटाकर मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, जो मेरा हो गया न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ, और इसके अंदर मैं मैसेज भेज दूंगा अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग का देखो हो गया यहाँ पे। पोस्ट मैपिंग भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे रजिस्टर का, ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड या यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएटेड लिख दिया है। और ये एक एक एनोटेशन का मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ, ठीक है। इस एनोटेशन का मतलब क्या, रिक्वेस्ट बॉडी का जो भी आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी होगी वो पूरी बॉडी को हम लोग यूजर डीटीओ से मैप करेंगे। जैसे कि मान लो आपने नेम ईमेल भेजा है रिक्वेस्ट बॉडी की, मतलब रिक्वेस्ट की बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें इसमें मैप हो जाएंगी, जो भी चीज़ें इससे मैच करेंगी इसके नेम से, वो सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्ट में मैप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए वो बेसिकली मैपर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक है। तो वो इंटरनल सारी चीज़ें हैं, उसको आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जब बाद में सारी चीज़ें करें तो उस टाइम आप इस चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, आप मतलब सारी चीज़ें सीख सकते हो, ऑब्जेक्ट मैपर कैसे होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एडवांस टॉपिक हो गए, ठीक है, लेकिन हाँ कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर आप सीखना, ठीक है। तो ये हम लोग का रजिस्टर का हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, लॉगिन का भी बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या हो गया, एक और पोस्ट मैपिंग रहेगी किसकी, लॉगिन की, लॉगिन का, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिटर्न रिटर्न कर रहे हैं हम लोग यूजर डीटीओ ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। और उसको किसके साथ यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग एंटिटी हम लोग का ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यूज़र डीटीओ ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को रिटर्न कैसे करना है, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। अब रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हम लोग को रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। तो लॉगिन यूज़र, और फिर क्या करना है, एच टी टी पी स्टेटस कोड, तो लॉगिन यूज़र ही है। यहाँ पे मेरे को इसको जो है थ्रोज डिक्लेरेशन भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखो यहाँ पर कर ली है, ओके। तो मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। जब भी अभी आप रिक्वेस्ट भेजने जाओगे तो आपको थोड़ी सी एरर आएंगी। क्यों एरर आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है ना उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। हमने सिर्फ अभी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में क्या किया है, सिर्फ बीन, जो हम लोग ये बीन बनाना ना पासवर्ड इनकोडर की, उसको हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया। लेकिन अभी हम लोगों ने, हमें वो सारी चीज़ों को हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग यूटिलिटी में जाकर हम लोग कैसे एक्सेप्शन हैंडलर बना सकते हैं, एक्सेप्शन कंट्रोलर डिवाइस बना सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो उसको बना लेते हैं फटाफट से। तो फटाफट से चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले यूटिलिटी में जाना है और मेरे को एक अलग से क्लास बनानी है। तो सबसे पहले मैं उसका नाम लिख दूंगा एरर इंट। तो जब भी मेरे को मतलब एक रिस्पॉन्स आएगा जिसमें एक्सेप्शन रेज होगी, तो मैं उसको किस एंटिटी से मैप करूंगा, एरर इन्फो, सॉरी जावा लिखना था मेरे को यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी जावा नहीं, जावा लिखना था, ठीक है। अ, वापस से मेरे को बनाना पड़ेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वापस से बना लेंगे। तो इसमें लिख देता हूँ मैं, सॉरी, एरर इन्फो डॉट जावा, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और इसमें मैं एंटिटी को जो है, बेसिकली हम लोग इसमें तीन चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या। सबसे पहले तो एरर मैसेज, एरर कोड, और तीसरा क्या है, टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को देखो यहाँ पे क्या लिखनी होगी, प्राइवेट स्ट्रिंग एरर मैसेज, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने एरर मैसेज। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, प्राइवेट, जो हम लोग का इंटीजर है, बेसिकली इंटीजर लिख सकते हो या लॉन्ग लिख सकते हो, लॉन्ग लिख दो आप, लॉन्ग एरर कोड लिख दो, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो हो गया टाइम स्टैम्प अपना, ठीक है, प्राइवेट लोकल डेट टाइम टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग को करनी है। और इसमें मैं क्या बनाऊंगा, इसमें मैं डेटा एनोटेशन लगा दूंगा, ठीक है। और क्या लगा दूंगा, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, और क्या लगा दूंगा, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तीनों चीज़ें मैंने लगा दी, ठीक है। इसके बाद यूटिलिटी में एक और मैं क्लास बनाऊंगा, ठीक है। उस क्लास का नाम हम लोग का बेसिकली होने वाला है एक्सेप्शन हैंडलर, बेसिकली, ठीक है। उसका नाम रखेंगे हम लोग एक्सेप्शन कंट्रोलर एडवाइस, ठीक है, एक्सेप्शन कंट्रोलर
एडवाइस, ठीक है। बेसिकली एक्सेप्शन कंट्रोलर एडवाइस ही यही चीज़ होती है। जब हम लोग का कोई भी उसमें एक्सेप्शन आती है तो उसको मतलब हैंडल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या इसको किस नोटेशन से एनोटेट एनोटेट करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये हम लोग का एडवाइस है। जब भी एक्सेप्शन थ्रो हो, तो डायरेक्टली एक्सेप्शन जो हो वो इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस को, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग की एक्सेप्शन रेज़ होगी हम लोग की पूरे एप्लीकेशन में किसी भी एपीआई कॉल के टाइम, ठीक है? तो उस टाइम हम लोग की जो भी एक्सेप्शन होगी वो इस क्लास में आ जाएगी, और इस क्लास में कैसे हैंडल होगी वो भी अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड बनाने के लिए हम लोग को यूज़ करते हैं हम लोग एक एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है? एक्सेप्शन हैंडलर। अब इस एक्सेप्शन हैंडलर का नाम हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शन डॉट क्लास के एक्सेप्शंस हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शन डॉट क्लास लिख दोगे आप, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग किस क्लास के एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं? एक्सेप्शन क्लास के। अब यहाँ पर हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? हम लोग रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है? ये एक टाइप से समझ लो कि उसकी उसकी जगह ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जो हम लोग की एपीआई है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बना रखा था रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है? यहाँ पर भी बना देंगे। और रिस्पॉन्स एंटिटी का हम लोग क्या लिख देंगे नाम, उसके अंदर जो टाइप रहेगा वो एरर इन्फो रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने एरर इन्फो क्यों बनाया है, इसका रिस्पॉन्स भेजने के लिए बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर को हम लोग क्या ना इस वाले मेथड को क्या नाम दे सकते हैं? नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडलर दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये हैंडल कर रहा है वो ई एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें। और ये बेसिकली वो एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है। ये 404 की जगह हम लोगों का लिखना है 500 लिखना है, ठीक है। बेसिकली एरर कोड रहेगा जो हम लोग का क्या रहेगा, 500 रहने वाला है, ठीक है। तो इसकी जगह 500 की जगह आप नॉर्मली डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? एच टी पी स्टेटस डॉट, ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखना है? इंटरनल सर्वर एरर डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर आप वैल्यू लिखोगे तो आपकी डायरेक्टली इसकी वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू होगी 500, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़। और इसके बाद लोकल डेट टाइम नाउ, ये यूज़ कर ले रहे हैं। और ई डॉट गेट मैसेज नहीं लिखना है यहाँ पे हमें। ई डॉट गेट मैसेज तो हमें कभी लिखना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या लिखना है? नॉर्मली यहाँ पे आप अगर चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से मैसेज क्या रिटर्न कर सकते हो? सम एरर अकर, ठीक है। ऐसे करके आप भेज सकते हो रिस्पॉन्स यहाँ से, सम एरर अकर। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स होगा ना, तो ये रिस्पॉन्स जो होने वाला है, इंट सॉरी इंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डॉट लॉन्ग डॉट वैल्यू आप, ओके। हम लोग इसको क्या करते हैं? इंट में ही चेंज कर देते हैं, फालतू का हम लोग ड्रामा नहीं देखना चाहते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? इंटीजर कर देता हूँ इसको, ठीक है। इंटीजर कर देता हूँ, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरर भेज दिया रिस्पॉन्स में। और एच टी टी पी स्टेटस नॉट फाउंड की जगह क्या लिख दूंगा मैं? इंटरनल सर्वर एरर। एच टी टी पी स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इंटरनल सर्वर एरर है कुछ। तो ये क्या होता है? एक जनरल एक्सेप्शन होती है बेसिकली। जनरल एक्सेप्शन का मतलब है कि हम लोग के ऐसे एक्सेप्शन है जो हम लोग यूजर को नहीं दिखाना चाहते, वो हमारी कोई दिक्कत की वजह से हुई है। लेकिन जो भी हम लोग एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं वो हम लोग सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे, जब भी यूजर सर्विस में आ रहे हैं तो हम लोग सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यूजर नॉट फाउंड हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग एक्सेप्शन क्या भेज रहे हैं? एच एम एस एक्सेप्शन भेज रहे हैं। ये एट दी एंड एक्सेप्शन में जाके हैंडल हो जाएगी। अगर मैंने इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैंडलर के लिए एचएमएस एक्सेप्शन नहीं लिखा। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलर का काम ही यही होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो टाइप दिया हुआ है उस टाइप को पहले फाइंड करेगा। जैसे मेरी ये मान लो एक्सेप्शन रेज हुई है एचएमएस एक्सेप्शन की, पहले वो फाइंड करेगा कि एचएमएस एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हैंडलर है कि नहीं है, ठीक है। एचएमएस एक्सेप्शन जो है उसका एक्सेप्शन हैंडलर बना है कि नहीं बना है। अगर देखो अभी के केस में नहीं बना है, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली इसमें आके हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या मैसेज चला जाएगा? सम एरर रिकॉर्ड, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमने एक्सेप्शन हैंडल की है उसके केस में हमें क्या भेजना है? हमें एक कस्टम रिस्पॉन्स भेजना है जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक और एक्सेप्शन हैंडल बनाऊंगा और इसमें क्या दे दूंगा? क्लास एच एम एस एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक है। ये दे दूंगा क्लास में, ओके। और सेम चीज़ यहाँ पर मेरे को देखना है मेरे को। और इसको मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ एच एम एस एक्सेप्शन को, और एक्सेप्शन हैंडलर में क्या दे दूंगा मैं? ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर नाम नहीं दूंगा एक्चुअली इसका, आप देखो दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा एच एम एस एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। एच एम एस एक्सेप्शन हैंडलर दे दूंगा इसका नाम। और एरर इन्फो में बैड रिक्वेस्ट भी नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। बैड रिक्वेस्ट की जगह भी मैं यहाँ पे भी क्या दूंगा? इंटरनल सर्वर एरर ही दूंगा, या तो नॉट फाउंड दे सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ? इंटरनल सर्वर एरर ही देने वाला हूँ,
ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर डॉट वैल्यू, और यहाँ पर भी बैड रिक्वेस्ट की जगह बैड रिक्वेस्ट वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं इंटरनल सर्वर एरर देने जा रहा हूँ, और बाद में हम लोग इस सारी चीज़ों को हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके आपको बताऊंगा इन रिस्पॉन्स से क्या हम लोग कितनी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से लेंगे, बिल्कुल बढ़िया से लेंगे। अब यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज नहीं करूंगा मैं। ई डॉट गेट मैसेज में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास मान लो कि मैंने यूज़र नॉट फाउंड वाला किया, तो मेरे पास क्या आएगा, यूज़र नॉट फाउंड। अब मैं यूज़र को ऐसा रिस्पॉन्स तो दिखाना नहीं चाहूँगा कि भाई हाँ यूज़र नॉट फाउंड ऐसे करके लिखा रहेगा, वो अच्छा तो यूज़र एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो उस केस के लिए मेरे को क्या करना होगा, उस केस के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को एक तो जो मेरी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ है, इसमें मेरे को कुछ चीज़ें मेंशन करनी होगी, जैसे मैंने जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साइड बाय साइड खोल लूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। इसको जो है मैं थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाता हूँ, और सबसे पहले मैं एक एक करके चीज़ों को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया मैंने। ठीक है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको मैं इक्वल करके क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसे करके। फिर इसके बाद हो गया मेरा दूसरा, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड कॉपी किया यहाँ से मैंने, यूज़र नॉट फाउंड आया, फिर यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड अपने आप यहाँ पे दे दिया मेरे को। फिर इसके बाद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हुआ। ठीक है, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स में ऐसे दे दिया मैंने, और ऐसे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स ऐसे दे दिया। ठीक है, और तो ये तीनों चीज़ें हम लोग की ऐसे होनी है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ अभी तक हम लोगों ने दी है, तो इसमें अभी अगर और भी ज़्यादा हम लोग चीज़ें ऐड करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऐड कर चलेंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि यह कहाँ पे ऐड करना था हम लोगों को, ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, ये भी बता दिया मैंने। वहाँ पे नॉर्मल मैं भेज सकता हूँ भाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, बाद में मेरे को मान लो मैसेज रिस्पॉन्स चेंज करना पड़ेगा, तो मैं एक जगह से चेंज करूँगा तो सारी जगह चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का फ़ायदा है बस ये। ठीक है, नहीं तो अगर मैं, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एचएमएस एक्सेप्शन यहाँ पे दिया, मैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हाई लेवल वाली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ करने वाले हो, नहीं यूज़ करोगे। आप जितना ये एप्लीकेशन बन रहा है इसमें भी आप कभी नहीं यूज़ करोगे, लेकिन जब भी आप इंडस्ट्री लेवल का एप्लीकेशन बनाओगे, किसी कंपनी में आप काम करोगे, उस टाइम आपको ऐसे ही कोड लिखना पड़ेगा। अब इसका कोड लिखने का फ़ायदा ये होता है ना, कि मैंने यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी देखो यूज़र नॉट फाउंड लिखा है। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज लिख दूँ, और उसके बाद क्या करूँ, मैं एक-एक करके यहाँ पे दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन इस केस में क्या होगा, मेरे को सिर्फ़ यहाँ पे चेंज करना है। यूज़र नॉट फाउंड की जगह मैं कर दूँगा कि यूज़र डज़ नॉट एक्सिस्ट लिख दूँगा मैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको रिस्पॉन्स कैसे भेजना है। तो मेरे को बस एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, और पूरा रिस्पॉन्स मतलब हर जगह चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर कैसे लेगा वो? इस चीज़ को यहाँ पे लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए इसको, एनवायरनमेंट को जो है ऑटो वायर कर दूंगा। ठीक है, ऑटो वायर किसको करूँगा मैं, एनवायरनमेंट को। ठीक है, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को ऑटो वायर कर दूंगा। ओके, तो जब इन्वायरमेंट को ऑटो वायर करूंगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सॉरी ये सीएफजी के लिए नहीं करना था मेरे को एक्चुअली। इसके लिए मेरे को दूसरी जगह से ये स्प्रिंग स्प्रिंग का लेना है मेरे को, कोर ईएनवी का इन्वायरमेंट। ठीक है, ये लेना था मेरे को। और यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज की जगह मैं क्या लिखूंगा, मेरे को सिंपल सिंपल लिखना है कि इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, और गेट प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज ये दे दूंगा। अब ई डॉट गेट मैसेज में मेरा क्या आएगा, इस केस में मान लो कि आएगा यूजर नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, या तो यूजर नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, इस केस में, अब इस केस में जब यूजर नॉट फाउंड आया मेरा, तो ये यहाँ पर आएगा, इसमें देखेगा कि एचएमएस एक्सेप्शन रेज हुई है, एचएमएस एक्सेप्शन में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या चेक करेगा कि इन्वायरमेंट से गेट प्रॉपर्टी करेगा किसकी, यूजर नॉट फाउंड की। यूजर नॉट फाउंड जब गेट करेगा तो वो कहाँ से गेट करेगा, यहाँ से। यूजर नॉट फाउंड में क्या मिलेगा उसको, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसको, कि यूजर जो है मिला ही नहीं है, सीधी सीधी बात यहाँ पे खत्म। ओके, तो ये दो चीज़ होगी। अभी हम लोग का जो बीन वैलिडेशन का होता है, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता देना, अगर आपको बीन वैलिडेशन का चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। बीन वैलिडेशन के लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन हैंडलर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा वैलिडेशन के लिए आपको थोड़ी सी एनोटेशंस लगानी पड़ेंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहते हो तो मैं अभी यहाँ पे भी कर देता हूँ वो चीज़। तो मैं आपको मैं करके ही दे देता हूँ, उसमें मेरे को कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ों के लिए मैं लगा सकता हूँ। वैसे बेसिकली देखो इनम है, इनम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनम के लिए अलग से हमें कस्टम वैलिडेटर बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं वो नहीं बनाने जा रहा। वो इतना ज़्यादा मेरे को अभी इंपॉर्टेंट लगता भी नहीं है कि मैं उसको बनाकर आपको बताऊँ। मैं नॉर्मल आपको बीन वैलिडेटर्स बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बीन वैलिडेटर जैसे नल होते हैं, नॉट नल, नॉट ब्लैंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग स्ट्रिंग के केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉट ब्लैंक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, स्ट्रिंग के केस में ही नॉट ब्लैंक यूज़ कर सकते हो आप।
और किसी केस में स्ट्रिंग नॉट ब्लैंक यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपका ये बात का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? नॉट ब्लैंक लिखूँगा, नॉट ब्लैंक का मतलब हो गया कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब या तो नल नहीं होना चाहिए या तो ब्लैंक, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये होता है नॉट ब्लैंक का मतलब, जैसे कि मेरा मान लो कि नल है, तो उस केस में भी ये वैलिड हो जाएगा कि नेम इज़ मैंडेटरी। और अगर ब्लैंक है मतलब एम्प्टी है, तो उस केस में भी मेरे को क्या हो जाएगा कि ये नेम इज़ मैंडेटरी करके ऐसे मैसेज चला जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, दूसरा एक और मैं नोटेशन लगा सकता हूँ, क्या? नॉट ब्लैंक ईमेल इज़ मैंडेटरी, ठीक है? ये भी दे दिया मैंने। यहाँ पे नॉट ब्लैंक पासवर्ड इज़ मैंडेटरी, ठीक है? ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप यहाँ पर भी सारी चीज़ों को चेंज करके आप वैसे भी कर सकते हो, बिन वैलिडेटर के हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एक वो बनानी पड़ती है फाइल बस, जिसके लिखते हैं वैलिडेशन प्रॉपर्टीज़ करके बनाते हैं। उसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यूज़र डॉट नेम डॉट इनवैलिड, फिर ये ईमेल डॉट मैंडेटरी है, ऐसी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन मैं अभी वो नहीं करने जा रहा हूँ। अगर वो भी इंडस्ट्री लेवल के एप्लीकेशन में किया जाता है चीज़ें, अगर वो भी चाहिए आपको तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हो मेरे को, मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर दूँगा। क्योंकि देखो अभी तो हम लोग कोर्स बना रहे हैं धीरे-धीरे, अभी हम लोग सारी वीडियोज़ पे चल रहे हैं। आप जो भी चेंज करने को कहोगे मैं आपके हिसाब से चेंज करता चलूँगा। मैंने शुरू में मैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे वर्क करना चाहता था, इसको बनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि नहीं इसको माइक्रो सर्विसेज़ में ही बनाओ, मेरे को माइक्रो सर्विसेज़ सीखना है। तो मैंने इसको माइक्रो सर्विसेज़ की तरफ लेके गया, क्योंकि मैंने खुद इसे रिसर्च की। यूट्यूब पर बहुत ही मिनिमल कोर्सेज़ हैं जो 4 घंटे में माइक्रो सर्विसेज़ सिखा रहे हैं। 4 घंटे में कौन सी माइक्रो सर्विसेज़ सिखा सकता है भाई कोई? मैं ये जानना चाहता हूँ बस। 4 घंटे में मैं आपको सिर्फ़, अगर मैं सही से बनाने जाऊँ तो मैं सिर्फ़ लॉगिन और लॉग आउट मेथड ही बना पाऊँगा 4 घंटे में, आपको क्लियरली बता सकता हूँ मैं ये चीज़। भले ही लोग कट-कट करके बना देंगे, मैं कहूँगा हाँ भाई, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये उठाया कॉपी, यहाँ से पेस्ट कर दिया यहाँ पे इसको कहीं और से उठाया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। फिर आपको बता देंगे हाँ, ये ऐसे-ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक-एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक-एक एरर कहाँ से आ सकती है, कहाँ से क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मेरे को भी हवा में उड़ाना था, तो मैं भी हवा में उड़ा देता। और आपको अगर ये वैल्यू कोई 10,000, 15,000, 20,000 के कोर्स में भी मिल जाए अगर यूडेमी पे, या आप कोई सा भी कोर्स देखो, तो अब जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, ठीक है? सीधी-सीधी बात ये है। तो यहाँ पर मैंने देखो पासवर्ड इज़ मैंडेटरी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी, ठीक है? तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक ईमेल के लिए भी वैलिडेशन लगती है, क्या चीज़? @email, ठीक है? दूसरी चीज़ @email का मतलब होता है डायरेक्टली कि ये ईमेल है, अगर ईमेल फॉर्मेट में नहीं है तो ईमेल ईमेल शुड बी वैलिड, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई मेरी यहाँ पर, ठीक है? और इसके बाद मेरा क्या होगा, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है हम लोग की, जो हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलर में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? अभी एक्सेप्शन हैंडलर में हम लोग क्या-क्या चीज़ें देखेंगे। जब हम लोग का ये, और ये आपको ध्यान रखना होगा चीज़ कि अगर आपने यूज़र डिटेल जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे ये वैलिडेशंस लगा रखी हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा जब रेस्ट कंट्रोलर की बात आती है ना, मतलब यहाँ पे कंट्रोलर की बात आती है, रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे जो हम लोग की एपीआई हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब ये चीज़ कब वर्क करती है, जब आपकी रिक्वेस्ट आ रही है और वहाँ पे इसने इस वाले राउट को हिट किया। अगर यहाँ पे आपने वैलिडेटेड लगा रखा है और यहाँ पे वैलिड लगा रखा है, तो मतलब ये रिक्वेस्ट बॉडी जो है ये यूज़र डीटीओ के हिसाब से मैप करेगा यहाँ पे। यूज़र डीटीओ के हिसाब से मैप करेगा और उसमें चेक करेगा कि ये जो चीज़ है, वो चीज़ वैलिड है कि नहीं है, ठीक है? सीधी-सीधी बात ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो वैलिड, ये सारी चीज़ें वैलिड होंगी तो ही इसको रिक्वेस्ट को आगे भेजेगा, अदरवाइज़ यहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर देगा वो, कि ये मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन, वो मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्या-क्या करता है, ठीक है? सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको यहाँ पे। भाई देखो यहाँ पे 2 टाइप के एक्सेप्शन हैंडल करता है। कौन-कौन सी? एक्सेप्शन हैंडलर हो गया, 2 टाइप की एक्सेप्शन रेज़ होती है, जो हम लोग का मेथड आर्गुमेंट्स होती है। देखो एक तो होती है हम लोग की, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है, ठीक है? तो जब रिक्वेस्ट बॉडी आती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग को जो मतलब क्या कहते हैं, जो हम लोग की वैलिडेशन होती है, वो कौन-सी वैलिडेशन होती है एक्चुअली? वो होती है हम लोग की अ नॉर्मली जो मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन है, वो हम लोग के पाथ वेरिएबल के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वैलिड लिखा है, वैलिड वैलिड में लिख दिया है मैंने कि ये नॉट नल नहीं होना चाहिए। तो वो बेसिकली काम करता है हम लोग का किसके लिए? पाथ वेरिएबल्स के लिए। पाथ वेरिएबल्स हो गया, पैरम्स हो गया, ठीक है? उनके लिए। तो उसमें कौन सी एक्सेप्शन रेज़ होती है, जब वो चीज़ वैलिड नहीं होती है, उस केस में एक्सेप्शन आती है हमारे पास। अ, कह सकते हो आप कि नॉट नल आता है, सॉरी मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन जो होती है नॉट नल, अगर हमने मान लो लगाया और हमने नल वैल्यू भेज रखी है, तो उस टाइम रेज़ क्या होगी? मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन रेज़ होगी, और उस मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन में हम लोग उसको हैंडल करेंगे कहाँ पर? उसी सेम एक्सेप्शन हैंडलर में। और दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ यहाँ से आ जाती है हम लोग की रिक्वेस्ट बॉडी के लिए जो वैलिडेटेड हम लोग लगाते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी के हिसाब से लगाते हैं, और रिक्वेस्ट बॉडी में जब एक्सेप्शन आएगी, मान लो कि हम लोग की जो रिक्वेस्ट बॉडी यूजर डीटी है, इसको हम लोग मैच, मतलब वैलिडेट नहीं हो पाया, ठीक है? ये मान लो कि नेम हम लोग का है ही नहीं, नेम मैंडेटरी है जबकि यहाँ पे, ठीक है?
तो उस केस में कौन सी एक्सेप्शन रेज होती है? उस केस में होती है कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैं दोनों एक्सेप्शन को यहाँ पे कैसे लिखना है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे एक नॉर्मल सा हम लोग कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज हो जाएगी मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग लिख देते हैं मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी एक्सेप्शन क्या होती है? कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन, ठीक है। कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन, सॉरी, कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक है। ये चीज हो गई हम लोग की। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है? मेथड बनाना है, सेम मेथड बनाएंगे हम लोग। अब देखो ये यहाँ पे इसने सारी चीजों को कर दिया आपने, लेकिन मैं आपको वापस से लिख के बताऊंगा। मेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी है भाई, ठीक है। सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही इस कोर्स के शुरू में ही बताया है कि मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज का मतलब इतना डीपली अगर आपको कोई समझा दे तो फिर क्या ही बात कहूँ मैं आपको। मैंने खुद सारी चीजें करके देखी है ना, तो मेरे को पता है कि मैं उस टाइम किन की चीजों में फंसता था, क्या क्या चीजें होती थी। लोग क्या करते थे कि कॉपी सॉरी लोग कॉपी पेस्ट कर देते थे, ठीक है। तो उस चीज से देखो बचना है यहाँ पे। अब अच्छे यूट्यूबर्स नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सारे यूट्यूबर्स बेकार है। काफी अच्छे आपको वीडियोस में मिलेंगे, काफी कोर्सेज में अच्छा भी पढ़ाया जाता है। लेकिन इतनी वैल्यू देना आपको, मतलब वो भी एक फ्री कोर्स में यूट्यूब पर, मैं मानता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो मैं जैसे कि जो मेरा एक्सेप्शन आया है, ठीक है, यहाँ पे। अब मेरे को क्या है यहाँ पे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करूंगा मैं? सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग एरर मैसेज लिखूंगा, ठीक है। एरर मैसेज। अब मेरे को देखो यूजर को ये भी देना है कि ये जो है तुम्हारे जो आर्गुमेंट है वो वैलिड नहीं है, तो मेरे को उसमें देना है बैड रिक्वेस्ट में नॉर्मल एक मेथड दे सकूँ, मैं एक नॉर्मल रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ। लेकिन मैंने जो वहाँ पे एरर मैसेजेस लिखे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एरर मैसेजेस लिखे हैं ना, मैंने एरर मैसेजेस को भी भेजना चाहता हूँ, यूजर को एक अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ कि ये वैलिडेट करो भाई, ठीक है। उस केस में भी मैं वैसे भेज सकता हूँ, मैं आपको उस केस का भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे भी मैं आपको क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, नॉर्मली बताऊंगा, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो जो इंस्टेंस है मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन का, लेकिन यहाँ पर भी देखो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना डीप के अंदर नहीं लेके जाऊंगा कि मैं आपको एक एक चीज़ खोद खोद के बताऊं। मैं यहाँ पे आपको मेथड बताऊंगा कि हाँ इसका देखो ये मेथड है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप इतने तक ही यूज़ करोगे अभी के लिए। अगर आपको इससे ज़्यादा यूज़ करना होगा तो आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना, आपको अगर इससे ज़्यादा जानना हो इस बारे में, ठीक है। तो अभी इसका जो एरर मैसेज आएगा, मेरे को क्या करना है? मेरे को चेक करना है कि मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा MANV, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने कि ये वाला नाम जो है इसका ये है, ठीक है। और मैं इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर जो हम लोग का एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको क्या करूँगा, गेट बाइंडिंग रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हटा के एरर मैसेज के इक्वल में क्या करूँगा, MANV, सॉरी कैपिटल नहीं लिखना है, यहाँ पे MANV लिखना है। और इसमें गेट बाइंडिंग रिजल्ट्स करूंगा। गेट बाइंडिंग रिजल्ट्स का मतलब जो भी रिजल्ट आया है। फिर इसके बाद गेट ऑल एरर करूंगा, ठीक है, या गेट फील्ड एरर, जो भी है, गेट डिफॉल्ट मैसेज, ये सारी चीज़ें नहीं करूंगा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं डॉट गेट ऑल एरर्स, ठीक है। गेट ऑल एरर्स आ जाएगा मेरे पास। और इसके बाद स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम के बाद डॉट मैप, ठीक है, डॉट मैप कर दूंगा मैं। और उसके बाद मैं मैप में जो हम लोग का एंटिटी आएगी, उसमें मैं क्या करूँगा, गेट डिफॉल्ट मैसेज करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैप में मेरे को एक नॉर्मल सा हम लोग का जो ये फंक्शन इंटरफेस का फंक्शन है, तो इसमें गेट डिफॉल्ट मैसेज, मतलब अगर किसी भी उसमें एक ही डिफॉल्ट मैसेज है, ई की जगह मेरे को क्या लिख देना है, मैं लिख दूंगा एरर, ठीक है, ऐसे करके लिख दूंगा। ओके। तो यहाँ पे एरर नहीं लिखना होता है, मेरे को उसका नाम लिखना पड़ता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट एरर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ऑब्जेक्ट एरर लिखूंगा मैं, और गेट डिफॉल्ट मैसेज। और फाइंड फर्स्ट करने के बाद, सॉरी फाइंड फर्स्ट भी नहीं करना है मेरे को इसमें, मेरे को डायरेक्टली कलेक्ट करना है। कैसे करना है कलेक्ट? यहाँ पे लिखना है कलेक्टर्स, सॉरी कलेक्ट डॉट, कलेक्ट के अंदर मेरे को लिखना है जो इसका आर्गुमेंट है, इसके अंदर लिखना पड़ेगा कलेक्टर्स ज्वाइन, कलेक्टर्स डॉट ज्वाइनिंग, और इसके अंदर मैंने कॉमा दे दिया, ठीक है। और सेम चीज़ मेरे को क्या करना है, इसके लिए भी करना है। ओके। इसके लिए मेरे को कैसे एरर मैसेज देना, इसके लिए भी मेरे को क्या देना है कि जो भी मेरा कंस्ट्रेंट वाले से एक्सेप्शन है, इसको सबसे पहले तो मैं मैप कर लूँगा किससे,
कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन सीवी करके, ठीक है, इसमें मैप कर दिया मैंने इसको। अब मैं एरर मैसेज में क्या करूँगा, जो मेरा सीवीई है, सीवीई डॉट, इसके बाद मेरे को करना है गेट कंस्ट्रेंट वायलेशन, ठीक है, गेट कंस्ट्रेंट वायलेशन स्ट्रीम डॉट मैप। तो ये देखो सारी चीज़ें, ये वाला मेथड है। इसमें क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसको स्ट्रीम में चेंज करूँगा। स्ट्रीम मतलब आप फॉर ईच भी लगा सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जैसे सही लगे वैसे लगाओ, लेकिन मैं स्ट्रीम लगाता हूँ, और किसी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आपको फॉर ईच या लूप या नॉर्मल फॉर लूप कभी लगाने नहीं दिया जाएगा। तो आप बेटर है कि आप स्ट्रीम सीखो। आप इसको अगर 10-15 मिनट भी देते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में माँग रहा हूँ आपसे कि आप स्ट्रीम को 1 घंटे दे दो। आपको प्रॉपर आ जाएगा, और इतना भी नहीं है कि आपको नहीं आना है। आपको अगर स्ट्रीम को यूज़ करना नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी पे डाल दो। भाई ये चीज़ उठा के आप चैट जीपीटी पे डालो डालो कि स्ट्रीम को कैसे सीखना है, वो बताएगा। अगर आपको लिख रहे हो, अगर आपको कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप सीधे कॉपी करके पेस्ट करो, वो आपको सही करके देगा यहाँ तक की। तो एआई का फ़ायदा आप उठाओ थोड़ा-सा। अपना दिमाग अगर जितना चल रहा है उतना ही चलाओ। ज़्यादा फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नहीं लगाता हूँ भाई, मैं तो सीधी-सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं सारी मैं चैट जीपीटी से ही करवाता हूँ। आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ बात। इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एरर इन्फो में मेरे को ऐसे लिख देना है, एरर मैसेज एचटीटीपी बैड रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू और लोकल डेट टाइम नाउ, और रिटर्न क्या करना है, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ पे क्या करना है, एरर, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का मतलब हो जाएगा कि हम लोग जो भी रिक्वेस्ट आई थी वो बैड रिक्वेस्ट थी, मतलब आपने जो आर्गुमेंट्स थे वो कंप्लीटेड नहीं थे, या सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें फेल कर रहा था वो, ठीक है। तो मैं अभी अगर आपको दिखाऊं, तो ये सारी चीज़ें देखो वर्क करेंगी, कैसे कैसे वर्क करेंगी सारी चीज़ें। एपीआईज देखो हम लोगों ने बना लिए 2 एपीआईज, ठीक है। तो मैं अब आपको जो है ये एपीआईज का यूज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं पोस्टमैन खोल लेता हूँ। और अगर आपको पोस्टमैन नहीं खोलना है, अगर आपको सिर्फ सोचना है कि फ्रंट एंड में जहाँ से कर सकता हूँ मैं काम, तो वहाँ से करना है, तो आप यहाँ पे एक थंडर क्लाइंट करके एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको। तो आप जो थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे मेरे को न्यू रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी जगह सबसे पहले तो नॉन कमर्शियल वर्जन है, ठीक है, थंडर क्लाइंट का, तो हम लोग ये इसको एक्सटेंशन है तो सिर्फ नॉर्मली हम लोग अपने यूज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप पोस्टमैन में तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ पर भी सेम चीज़ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको क्या है कि आपको ये आपके एडिटर में ही मिल जाएगा, कोड एडिटर में ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल क्या डालना है, सबसे पहले तो मैं डालूंगा एचटीटीपी, ठीक है, कोलन लोकल होस्ट, सॉरी कोलन डबल स्लैश होना चाहिए ऐसे, तो कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, उसका नाम क्या है, यूज़र, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखो यूज़र लिख रखा है मैंने, तो तो यहाँ पे क्या है, देखो यूज़र है, ठीक है। यूज़र के बाद मेरे को कौन सा राउट हिट करना है, रजिस्टर राउट हिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर राउट हिट करना है। तो रजिस्टर राउट जब हिट करने जाऊंगा मैं, तो देखना अभी एक एरर आने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को किया ही नहीं, क्योंकि हमने क्या यूज़ कर रखा है, स्प्रिंग सिक्योरिटी। और ये पासवर्ड हम लोग यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्योंकि बाद में हम लोग पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के लिए मेरे को देखो क्या क्या भेजना होगा। सबसे पहले तो ये यूज़र डीटीओ है, जो इसके हिसाब से चीज़ें मैप करनी होंगी मेरे को ठीक है। तो यूज़र डीटीओ के हिसाब से चीज़ें मैप करनी होगी मेरे को। मैंने क्या किया, मैंने बॉडी ली, बॉडी में देखो जेसन फॉर्मेट में हमें चाहिए, ठीक है। इसके लिए मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने सबसे पहले तो नेम लिख दूंगा, ठीक है। नेम में मैं क्या लिख दूंगा, और यहाँ पे भी मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेम के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, मार्शल लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है। ईमेल में मैं क्या लिख दूंगा, ईमेल में लिख दूंगा मैं ऐसे 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 करके लिख दूंगा, और ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, पासवर्ड। पासवर्ड में मैं क्या लिख सकता हूँ, admin123 ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अभी इसके बाद मेरे को और क्या लिखना हो सकता है, रोल लिखना हो सकता है, ठीक है। सॉरी, रोल लिखना होगा। और रोल रोल के लिए मेरे को कैसे लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे तो देखो इनम ले रखा है हमने। आप सोचोगे कि यहाँ पे इनम कैसे भेज सकते हैं हम लोग, लेकिन इनम भेजने के लिए नॉर्मली आपको स्ट्रिंग भेजनी है, लेकिन वो होनी चाहिए किसमें, कैपिटल फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं अभी पेशेंट भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे भेजूंगा, डॉक्टर भेजूंगा, तो इसमें बस, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा आपका, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, और मैं इसका रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अनऑथराइज आ रहा है। अनऑथराइज का मतलब ये देखो हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को वही नहीं किया है, ठीक है। तो अभी अगर आप चाहो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉन ऑथराइज ऑथराइज अनऑथराइज करके आ रहा है, ठीक है, ये इशू।
तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ये नॉन ऑथराइज आ रहा है, ठीक है, अनऑथराइज आ रहा है आपको। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में, ठीक है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल से आपको एक मेथड लिखना है, वो मेथड क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले वो मेथड क्या होगा, बीन होगा, एक सबसे पहले तो बीन होगा, ठीक है। अब बीन होगा, ठीक है, ओके। अब ये बीन किस हिसाब से बनाएंगे हम लोग, इसका नाम क्या देने वाले हैं, पब्लिक, और इसका नाम देंगे हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। और इसमें लिख देते हैं हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं HTTP सिक्योरिटी, ठीक है, HTTP सिक्योरिटी। और इसमें लिख सकते हैं हम लोग एच टी टी पी, इसको ऐसे लिख दिया हमने। और ये क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग को क्या लिखना होगा, नॉर्मल सी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो HTTP ऑथराइज रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑथराइज रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग को क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट ऐसे लिखने के बाद, ऐसे लिखने के हमें इसको ऐसे देना है, एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन देने के बाद हम लोग को बस नॉर्मल सा एक चीज़ लिखनी है, क्या लिखनी है, उसको लिखना है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट मैपिंग मैचर्स, ठीक है, रिक्वेस्ट मैचर्स। और इसके अंदर मैचर्स में हमें ये ऐसे स्टार स्टार देना है। अभी आपको एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, परमिट। और इसके बाद हमें यहाँ पे डॉट लगाने की जगह इसको यहाँ पे लगाना है परमिट ऑल, ठीक है, परमिट ऑल कर दूंगा। फिर इसके बाद डॉट एनी रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद डॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। मेरे को इसको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, डॉट ऑथेंटिकेटेड। और इसके बाद मेरे को यहाँ क्या करना है, HTTP डॉट CSRF क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स करके इसका नाम होता है, ठीक है, CSRF डॉट डिसेबल, CSRF डॉट डिसेबल, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, HTTP डॉट बिल्ड। अभी मैं आपको एक ही चीज़ का मतलब बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो सारी रिक्वेस्ट आएंगी ना, वो किससे जाएंगे होकर, इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन से होकर जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सारी रिक्वेस्ट जो भी आ रही है ऑथराइज रिक्वेस्ट, तो इसमें ये क्या करेगा, ये मेथड इसको ऑथराइज करेगा, किस बेसिस पे ऑथराइज करेगा। तो सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट जो मैचर रिक्वेस्ट आ रही हैं वो इससे जो मैच हो रही होंगी उनको ऑलरेडी परमिट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर राउट का भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं डालूँ, सोचो रजिस्टर राउट का डाल दूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, यूजर स्लैश रजिस्टर करके दे दूंगा। या मेरे को इसके यूजर के सारे राउट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे स्टार स्टार दे दूंगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, अभी सारी सारी रिक्वेस्ट को मैं परमिट करूंगा, क्योंकि मैं अभी के लिए जा नहीं रहा हूँ वो लगाने। जब JWT टोकन लगाएंगे तो हम लोग इसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं JWT टोकन के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो सिर्फ हम लोगों ने ये स्ट्रिंग सिक्योरिटी लगा रखी है, इस वजह से हम लोग को इसको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मेथड को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे परमिट कर रहे हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आए उसको ऑथेंटिकेट कर दो। एनी रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट का टाइप, जैसे कि हम लोग का पुट हो गया, पोस्ट हो गया, गेट हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये एनी रिक्वेस्ट का मतलब ही हो गया। परमिट ऑल का मतलब है इन सारे जो भी राउट है यहाँ पे, इन सारे राउट्स को परमिट करो। और फिर उन राउट्स पे कौन सी रिक्वेस्ट हमें परमिट करनी है, डिलीट की, पुट की, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली जब हम लोग किसी को मेंबर देते हैं, मेंबरशिप देते हैं बेसिकली किसी भी, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसेबल कर रखा है हम लोगों ने क्रॉस रिसोर्स ओरिजिन को, ठीक है, जो भी इसका वो है। और उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न क्या किया, HTTP बिल्ड को रिटर्न कर दिया, ठीक है, इसका बिल्ड करके, ओके। तो अगर मैं अभी रिक्वेस्ट भेजने जाऊंगा तो अभी मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। अ, देखो यहाँ पे अब सब एरर कार्ड आ रही है ना, अब सब एरर कार्ड आ रही है, यहाँ पे मेरे को जाके देखना होगा कि एरर एक्चुअली है क्या। देखो अभी रिक्वेस्ट नहीं जा रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट मेथड गेट इज नॉट सपोर्टेड। अब जो देखो रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही थी, ठीक है। चलो मैं आपको ये सारी ये वाले जो चीज़ है इसको हटाकर वैसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। चलो मान लो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, जैसे पहले था। आप सोच रहे हो कि मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजा था इस वजह से नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अभी अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये कुछ हम लोग का एरर आने लगा है यहाँ पे, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ओके। मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको हटाना पड़ेगा मे बी, ठीक है, इसको इंपोर्ट को जो है हटाना पड़ेगा यहाँ से, और इसको भी ऐसे हटा दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, और इसको जैसे ही सेव करूंगा तो ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। देखो चल रहा है अभी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, वापस से रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ, ठीक है। देखो फिर से वो अनऑथराइज आ रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है,
तो मैं अभी क्या करूँगा, वापस से इसको वो कर दूंगा अनकॉमेंट। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप कहो तो मैं हवा में उड़ा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को नहीं सीखना है ये सारी चीज़ें, आपको सीखनी है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे को कंफर्म पता है कि आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आए हो यहाँ पे, कुछ सीखने के लिए, आप कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ मैं भी। ठीक है, तो उसीलिए मैं एक एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या इशू है? हम्म, हाँ, देखो अभी हो गया। वो मेरे हिसाब से बीच में सेव हुआ होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपने आप हो गया है। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है यहाँ रिक्वेस्ट में। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे पोस्ट कर दिया, बॉडी देख सकते हो ये है। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में कुछ नहीं है, नो ऑथेंटिकेशन सिलेक्टेड है। आप सोचो ऑथेंटिकेशन लगा दिया है बीच में मैंने, यहाँ देख लो एड्रेस में भी कुछ नहीं है। ठीक है, बॉडी में देख लो ये है। अब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ से। देखो ईमेल शुड बी वैलिड, देखो ईमेल आ गया ना, ये एरर मैसेज आ रहा है। अभी मैं कर दूँ, नेम को देखो हटा दूँ। जैसे नेम को मैंने यहाँ से मान लो एम्प्टी कर दिया, तो यहाँ पे देखना अभी एरर मैसेज क्या आएगा। जो हमने वहाँ पे एक्सेप्शन कंट्रोलर एडवाइस लगाई वो इसीलिए लगाई, जैसे मैंने अभी एम्प्टी कर दिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने एनोटेशन क्या लगा रखी है यूजर डीटीओ में, नेम इज मैंडेटरी नॉट ब्लैंक पे। नॉट ब्लैंक का मतलब है नल। ठीक है, नल, नल भी, और जो हम लोग का एम्प्टी हो गया ये भी, दोनों चीज़ों के केस में हम लोग को क्या देगा, ये वाली इशू देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एरर यहाँ पे भेजूंगा, सॉरी, मेरे को यहाँ पे वापस से सेव हो गया होगा। ठीक है, जैसे मेरे में ऑटो सेव लगा हुआ है, जैसे मैं विंडो स्विच करता हूँ ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो मैं जैसे ही सेंड करूंगा, देखो यूजर नेम इज मैंडेटरी, ईमेल शुड बी वैलिड। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर दी हुई। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं वापस से नेम को ले आऊंगा, और ईमेल में मैं अपना ईमेल डाल दूंगा। ठीक है, ये वाला ईमेल डाल देता हूँ मैं, .com। और पासवर्ड मैंने ये दे दिया ऐसे। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी आप मैं यहाँ पे लगा सकते हो रेजेक्स। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए रेजेक्स लगाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। तो देखो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैटर्न। ठीक है, पैटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है, पैटर्न के अंदर हम लोग का क्या होता है बेसिकली, पैटर्न के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग दे देते हैं रेजेक्स पी। तो रेजेक्स पी का मतलब होता है हम लोग का पैटर्न। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ। दूसरा चीज़ क्या होता है, मैसेज। तो मैसेज, ठीक है, मैसेज में हम लोग ये भेज देंगे। ठीक है, ओके। तो ये वाले के लिए हम लोग रेजेक्ट जनरेट करेंगे किससे, चैट जीपीटी से। मैंने आपको पहले ही कहा, आप फालतू दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं हमें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन कर लूंगा। ठीक है, चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिव मी रेजेक्स। ओके, मैंने दे दिया रेजेक्स यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेजेक्स आ गया मेरे लिए। ठीक है, मैं बस इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। ओके, कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे ले आके मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ओके, और इसके बाद मेरे को क्या करना है, अभी आप इसमें देखो एक और कंडीशन लगा सकते हो कि ये मिनिमम 5 लेटर का होना चाहिए, मिनिमम 8 लेटर का। तो यहाँ पे मैं मिनिमम 8 लेटर कर देता हूँ, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्स 15। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ये आएगा, देखो यहाँ पे 8 मिनिमम कैरेक्टर के लिए ऑलरेडी आ गया है। मिनिमम 8 कैरेक्टर, और मैक्सिमम देखो यहाँ पे बस मेरे को ऐसे लगाना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, वापस से जाऊँगा इसमें, और यहाँ पे ऐसे करके लगा दूंगा। सॉरी, ऐसे करके लगा दूंगा। ठीक है, तो इसको क्विक फिक्स कर देता हूँ मैं। मेरे को ये इसका एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसको को पायलट के थ्रू फिर क्विक फिक्स कर देता हूँ, तो देखते हैं वो क्या आता है। ठीक है, वो देख लो इसने मेरे को एस्केप कैरेक्टर का वो दे दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक डबल स्लैश लगा लेना आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर एंड मैक्स 15 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मतलब मैंने अभी अपने लिए लिखा है, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ होगी हम लोग की इतनी। अभी इसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, लेट्स सी मैंने ये नहीं भेजा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पासवर्ड शुड बी कंटेन एटलीस्ट अपर केस लेटर, बाकी देखो दोनों वैलिड हो गए। मैं यहाँ से अगर @ हटा दूंगा, तो ये भी फिर से ईमेल इज इनवैलिड। देखो ईमेल शुड बी वैलिड करके आ रहा है, पासवर्ड शुड कंटेन ये ऐसे करके आ रहा है।
मैं यहाँ पे अगर एट द रेट लगा दूंगा तो मेरे को ये पासवर्ड वाला हट जाएगा, ईमेल वाला आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। तो मैंने ईमेल भी वैलिड कर देता हूँ मैं अभी। ओके, और रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ कि आखिरकार मेरी रिक्वेस्ट अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ देखो अंदर जा रही रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्या मैसेज आया मेरे को, अकाउंट क्रिएटेड। और अगर मैं आपको यहाँ पे जाके डेटाबेस दिखाऊँ मेरा, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, सेलेक्ट रो करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहली एंट्री आ चुकी है। और आप पासवर्ड अगर देखोगे, पासवर्ड भी क्या है, मैंने तो एडमिन 123 डाला था, लेकिन पासवर्ड क्या है, इस हैश कोड फॉर्मेट में है, ठीक है। और रोल क्या है, देखो जीरो आ रहा है, रोल जीरो का मतलब पेशेंट, ठीक है। अब अगर मैं मान लो दोबारा से इसको एंटर करना चाहूँ, तो यहाँ पे जो हमने इसके वैलिडेशंस लगा रखे थे, एक्सेप्शन थ्रो कर रखी थी, मैं आपको अगर दिखाने जाऊँ, सॉरी, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो वैलिड एक्सेप्शन लगा रखी है, जैसे कि मैं दोबारा से अकाउंट बनाने जाऊँ और मैं सेम ईमेल को दोबारा से रजिस्टर करने जाऊँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोबारा से करने जा रहा हूँ, तो देखो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एरर मैसेज आ रहा है, और यही सेम एरर मैसेज हम लोग किसको दिखाएंगे, यूज़र को, ठीक है। मान लो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी चीज़ करने जा रहा हूँ, लॉगिन। लॉगिन करने जा रहा हूँ, लॉगिन करूंगा, मान लो कि यही ईमेल और यही आईडी पासवर्ड है, सेम से लॉगिन करता हूँ, तो देखो मेरे को ये मिल गया, पासवर्ड क्या आ रहा है, नल, जो कि हमने सेम सेव किया था। मैं पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। पासवर्ड को चेंज करने की जगह मैं क्या करता हूँ कि कोई ईमेल दूसरा डाल देता हूँ, ठीक है। तो यूज़र नॉट फाउंड, तो ये देखो ये सारी चीज़ें फ़ायदा है हमारे उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। हम लोग को एक्सेप्शन थ्रो करने का, इससे क्या होता है कि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि हाँ भाई मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ पता चली कि एक्चुअली मैं गलत क्या कर रहा हूँ। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये नहीं बताना चाहते कि आज का आपका एक्चुअली यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। फॉर सिक्योरिटी रीजन हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो हम लोग वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स को दोनों जगह पे थ्रो कर सकते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है, यूजर नॉट फाउंड पे भी, और इनवैलिड क्रेडेंशियल पे तो हम लोग इनवैलिड क्रेडेंशियल पासवर्ड पे, फॉर रॉन्ग पासवर्ड पे हम लोग इनवैलिड क्रेडेंशियल्स को थ्रो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया आज की वीडियो के लिए। तो मेरे को पता है ये वीडियो अराउंड 1.5 आवर की हो गई है, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा वीडियो, क्योंकि फिर बोरियत होने लगती है, और कोई लोग इतना ही बड़ी वीडियो देखते हैं तो देखना भी नहीं चाहते हैं। तो उस केस के लिए भाई मैंने मतलब मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे जा रहा है। बस मेरे से आप मैं आपके आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको जो जी JWT टोकन है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, मैं आपका आज कल तक वेट करूँगा। मैं नहीं तो फिर परसों से आपको जो वीडियो है नए टॉपिक पे आ जाएगी, जो कि हम लोग कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली फिर। ओके, हम लोग JWT मैंने जो सोच रखा है, मैंने लास्ट का ही सोच रखा है। अगर आपको मेरे हिसाब से चलना है तो आप वो भी बता सकते हो। अगर आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में ही चाहिए कि आप JWT टोकन इम्प्लीमेंट कर दो और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दो, तो मैं उसको उसमें भी इम्प्लीमेंट कर दूँगा। आपको सारी चीज़ें सिखा दूँगा मैं, सारी चीज़ें कैसे-कैसे करते हैं, ठीक है? और मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूँगा, पोल डाल दूँगा एक, उसमें आप वोट भी कर सकते हो, ठीक है? ओके। और बाकी अगर आपको मेंबरशिप चेकआउट करनी है, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो मे बी मेरी 10 घंटे, 15 घंटे, 1 दिन, 2 दिन पहले आ जाती है वीडियोज़ कभी-कभी। जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसको अपलोड कर देता हूँ, सीधी-सीधी बात ये है। और इसको मेंबर्स ओनली रखता हूँ, फिर अगर आपको मेंबर्स ओनली का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप मेंबर्स ओनली ले सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 29 का भी है और 79 का भी है। तो दोनों में से आपको 59 का भी है, सॉरी। दोनों में से आपको जो भी सही लगे, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आपको दोनों में वीडियो मिल जाएँगी पहले, ठीक है? तो और डिस्कॉर्ड चैनल जॉइन कर सकते हो आप, और आपको नीचे जो आपको इमेजेस हैं और आपके जो भी आपको प्रोडक्ट बैकलॉग है, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, आपको इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आप बस मेरे को आप 1 मंथ दे दो, आपको माइक्रो सर्विसेज़ का हीरो बना के दिखाता हूँ, ज़ीरो टू हीरो, ठीक है? तो ठीक है गाइस, ओके, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहो, ठीक है? ऐसे ही मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भाई, आप अगर आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर देते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है उससे, ठीक है? तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे फ्रंट एंड से बेसिकली, ठीक है। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, फ्रंट एंड से कनेक्ट करना शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। तो आपको अगर जो भी चीज़ें आपको बतानी है, मतलब कमेंट में बता सकते हो मेरे को, कोई भी सजेशन देना चाहो तो सारी चीज़ों के लिए मैं ओपन हूँ वहाँ पे। ओके, तो ये कुछ हम लोगों ने लॉगिन पेज बनाया था पिछले वीडियोज़ में। ओके, तो ये वाला कुछ हम लोग का लॉगिन पेज था, यहाँ पे रजिस्टर पेज था। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हम लोग, मैंने सोचा था कि इस वीडियो में हम लोग कनेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी डीप के अंदर, बहुत ही डीपली जाकर, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। जिसको आता भी होगा पहले से, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी, क्योंकि अगर आता है, देखो आप यहाँ पे हाइबरनेट से देखो, ये देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, सीक्वल। तो वो सो सीक्वल का मतलब ये था। तो मैं आपको एक एक चीज़ का मतलब बता रहा हूँ, एक एक लाइन का मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये लिख लो, इससे इसको लिखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं।
क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, हर चीज़ का मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो यही गाइज़ मैं आपको बताना चाहता था। और अभी हम लोगों ने यूज़र एमएस बनाई है, इसके अंदर हम लोग का देखो ये देखो जैसे एचएमएस दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग उड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत हम लोग इसको रखने नहीं वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको रखने वाले हैं, ठीक है? इसको उड़ाकर हम लोग फेंक देंगे यहाँ से। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हम लोग का रहेगा प्रोफाइल एमएस बनाने का, जिसमें मेनली एडमिन और पेशेंट और डॉक्टर की प्रोफाइल्स रहेंगी, ठीक है? सीधी सीधी बात ये है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए मैं कहूँगा इतना ही है, ठीक है? और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज। और अगर आपको कुछ और भी चीज़ चाहिए तो आप मतलब टेलीग्राम में ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे को नॉर्मली इंस्टाग्राम पर भी रीच कर सकते हो या लिंक्डइन पे भी, ठीक है? तो सब चीज़ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।